हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्यार के इम्तिहान का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलूंगी क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरी इस स्टोरी को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस, दिल से। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। जब आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता है ना, तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है और फिर मुझे बहुत ही मज़ा आता है आगे की रिकॉर्डिंग करने के लिए। और इसीलिए फिर मैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। अब आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट सुनिए और जिस किसी ने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं सुने हैं वो पहले उससे जाके सुन लीजिए, वरना आप लोगों को आज का ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर किसी ने नहीं सुना है तो वो जाके फटाफट सुन लीजिए। और अगर चैनल पे कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी की शादी वूजियान के भाई विंग से हो जाती है और ये पता चलने पे उनकी फैमिली बहुत ही अपसेट होती है, लेकिन टिल देन विंग को सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वांगजी के पार्टनर के रूप में। लेकिन वांगजी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते और वो वूजियान को ढूंढने के लिए अमेरिका चले जाते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि वूजियान अमेरिका में है और वो फिर विंग को भी अपने साथ लेके जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है जब वांगजी वूजियान से मिलते हैं। वांगजी जो कि विंग से सवाल कर रहे होते हैं, विंग बहुत डरा हुआ होता है और वो वांगजी के फेस पे देख रहा होता है। जब तक वांगजी की नज़र विंग के पीछे जाती है रोड के उस पार एक कैफे में, वांगजी को वहाँ पे वूजियान नजर आता है। वांगजी वूजियान को देख के फिर विंग को छोड़ देते हैं और बोलते हैं वूजियान। वांगजी की आवाज सुन के फिर विंग भी पीछे मुड़ के देखता है। वो भी अपने काका को देख के खुश हो जाता है और बोलता है वूजियान काका यहाँ पे। वांगजी जो कि वूजियान को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, वो फिर फटाफट उसके पास जाने लगते हैं। वांगजी ये ध्यान भी नहीं देते हैं कि रोड पे गाड़ियां रफ्तार से चल रही होती है। वो फिर पागल होके बेसुध होके रोड क्रॉस करने लगते हैं। विंग ये देखता है, फिर दौड़ के जाके वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें पीछे खींच लेता है। वांगजी ये देखते हैं विंग की तरफ मुड़ के और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, छोड़ो मुझे। वो इतना बोल के विंग से अपना हाथ झटक देते हैं। विंग जो कि डर गया होता है वो फिर वांगजी के फेस पे देखता है और बोलता है सर संभल के, गाड़ियाँ चल रही है। वांगजी अब उसको कोई जवाब नहीं देते, वापस वो पीछे मुड़ जाते हैं और फिर वो रोड क्रॉस करने लगते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डरा है क्योंकि वांगजी को बिल्कुल होश नहीं है, वो ऐसे ही रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और रोड पे गाड़ियाँ चल रही होती है। वांगजी फिर रोड क्रॉस करके उस कैफे में चले जाते हैं। वो वूजियान के सीट के पास जाके खड़े हो जाते हैं और वूजियान को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। वांगजी जिसकी आंखों में आंसू है लेकिन होठों पे उनकी बहुत ही प्यारी मुस्कान है, वो वहाँ खड़े होके वूजियान को देखते हैं और बोलते हैं वूजियान। वांगजी की आवाज़ सुन के फिर वूजियान मुड़ के देखता है। वो अपने सामने वांगजी को देख के फिर पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो शॉकली उठ के खड़ा होता है। वांगजी उसको देख के इतना खुश हो जाते हैं, फिर वो दौड़ के उसके पास जाते हैं और उसे हग कर लेते हैं और बोलते हैं वूजियान तुम कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़ के, ऐसा कौन करता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वूजियान। वांगजी जो कि ये बोल रहे होते हैं और उनके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वूजियान जो पूरी तरीके से शॉक्ड है वो तो फिर स्टक हो जाता है। वो फिर वांगजी को हग बैक भी नहीं करता और चुपचाप खड़ा रहता है। वांगजी 2 मिनट तक उसको ऐसे हग किए रहते हैं, फिर हग ब्रेक करके उसके सामने देखते हैं। वो वूजियान के फेस को होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं क्या हुआ था वूजियान, तुम मुझे वहाँ अकेले छोड़ के क्यों आ गए, क्या मैंने कोई गलती की थी, तुम मुझसे नाराज हो, बोलो ना, तुम हमारी शादी से क्यों चले आए, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मेरे दिल में कितने गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। वांगजी जो कि नॉनस्टॉप ये सारी बातें बोल रहे होते हैं और वूजियान एक टक करके वांगजी को देख रहा होता है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो पूरा चुप होता है। वांगजी भी फिर उसके फेस पे देखने लग जाते हैं और बोलते हैं बोलो ना वूजियान क्या हुआ था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें हमारी शादी में होना चाहिए था, तुम ऐसे क्यों चले आए बिना कुछ बताए। वूजियान अब वांगजी की बात से सेंस में आता है। वो फिर वांगजी का हाथ अपने फेस से हटा देता है और बोलता है वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा, तुम्ही ने तो बोला था कि मुझे तुम्हारे पीछे आना है, तो देखो मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ।
तुमने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया। मैं यहाँ तक तुम्हारा पीछा करता आ गया, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें हमारी शादी में होना चाहिए था। तुम्हें पता है हमारी शादी थी और तुम वहाँ नहीं थे। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कोई गलती कर दी है? भूजन वांग जी की बातें सुन के फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बोलता है, नहीं वांग जी, तुमने कोई गलती नहीं की है और ना ही मैं तुमसे नाराज हूँ। वांग जी फिर से भूजन का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तो फिर तुम हमारी शादी से क्यों चले आए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें यहाँ आना है? तुम मुझे बोल तो सकते थे, मैं भी तुम्हारे साथ आता। भूजन फिर अपनी नजरें ऊपर उठाता है और वांग जी को देखते हुए बोलता है, वांग जी, मैं इसलिए चला आया क्योंकि मुझे वो शादी नहीं करनी थी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। भूजन की ये बातें सुन के वांग जी फिर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या? तो भूजन बोलता है, हाँ वांग जी, मैं तुमसे वो शादी नहीं करना चाहता था और मैं तुम्हें मना भी नहीं कर पाता। अगर मैं तुम्हें बोलता कि मुझे शादी नहीं करनी है तो शायद तुम मेरी बात नहीं मानते और हर्ट हो जाते, और इसीलिए फिर मैं तुम्हें बिना कुछ बताए यहाँ चला आया क्योंकि मुझे वो शादी नहीं करनी थी। भूजन की बात सुन के वांग जी, जो कि पूरी तरीके से शॉक्ड है, वो फिर उसके फेस पे देखते हैं और बोलते, पर भूजन, तुमने तो खुद शादी के लिए हाँ की थी। तुमने तो बोला था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, फिर तुम अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? भूजन देखो, तुम ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, मुझे इस तरीके का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये मजाक है ना तो बहुत गंदा मजाक है। भूजन प्लीज ये सब मजाक करना छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हमारी शादी है, घर पे सब वेट कर रहे हैं। वो इतना बोल के फिर भूजन का हाथ पकड़ लेते हैं और आगे जाने लगते हैं। भूजन वांग जी के हाथ पकड़ने से आगे नहीं जाता, वो फिर रुक जाता है और बोलता है, नहीं वांग जी, मैंने बोला ना, मैं वापस नहीं जाना चाहता और ना ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो इतना बोल के फिर वांग जी से अपना हाथ छुड़ा लेता है। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, भूजन। तो भूजन बोलता है, सॉरी वांग जी, पर मैं सच में मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकता। तुम मेरी बात को समझो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वांग जी जिसे अब गुस्सा आ जाता है, वो फिर भूजन के दोनों शोल्डर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, भूजन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने खुद बोला था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम मुझसे प्यार करते हो भूजन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर तुम ये शादी क्यों नहीं कर सकते और ये तुम क्यों बोल रहे हो? भूजन वांग जी के फेस पे देखता और बोलता है, हाँ, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो फिर मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तुम मेरे सारे सपने पूरे कर दोगे। भूजन की बात सुन के वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते, बस इतनी सी बात, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। तुम्हारे क्या सपने हैं बोलो? तुम्हारा जो भी सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था ना कि तुम्हारे सपने हैं, पहले मैं उन्हें पूरा कर देता। तो भूजन बोलता है, नहीं वांग जी, मुझे यही लगा था और यही सोच के मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुआ था कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे सारे सपने पूरे नहीं कर सकते। वांग जी भूजन की बातें सुन के फिर से शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हारे ऐसे कौन से सपने हैं भूजन जो मैं पूरा नहीं कर सकता? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। तुम एक बार बोल के तो देखो क्या करना है मुझे, बोलो तो मैं वो सब करूंगा। भूजन फिर से वांग जी से अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है, नहीं कर सकते वांग जी, क्योंकि तुम अपने प्रॉपर्टी के इकलौते मालिक नहीं हो। मुझे लगा था कि तुम अपनी कंपनी के सीईओ बनोगे, लेकिन नहीं, तुम्हारे से पहले तुम्हारा भाई कंपनी का सीईओ बन गया। उस प्रॉपर्टी के 2 हिस्सेदार है। तुम तुम्हारे प्रॉपर्टी के अकेले वारिस नहीं हो। भूजन की बातें सुन के वांग जी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते, ये तुम क्या बोल रहे हो भूजन? प्रॉपर्टी, वारिस, हमारे प्यार के बीच में ये सब कहाँ से आ गया? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर ये प्रॉपर्टी, पैसे, वारिस कहाँ से आ गया बीच में? तो भूजन बोलता है, वांग जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो फिर तुम मेरे सपने कैसे पूरा कर पाओगे? मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं वांग जी, और उन्हें पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। और यही सोच के फिर मैं तुमसे शादी भी करना चाहता था कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा फिर मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, तुम तुम्हारे प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस नहीं हो। तुमसे पहले तुम्हारे बड़े भाई का हक है। तुम्हारी प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा और सबसे ज्यादा हक तुम्हारे बड़े भाई के पास जाएगा, और मैं उनसे भी उनका हक नहीं छीन सकता क्योंकि वो मेरी सीजे के पति है। और ऐसे में फिर मैं तुमसे भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुमसे शादी की तो फिर मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम मेरे सपने पूरे नहीं कर पाओगे। वांग जी भूजन की सारी बातें सुन के शॉक्ड
और कंफ्यूज दोनों हो रहे होते हैं। उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता ये भूजन क्या बोल रहा होता है। वो फिर शॉकली भूजन के फेस पे ही देखने लग जाते हैं, जब तक पीछे से एक लड़का आता है और बोलता है, भूजन ये लो तुम्हारी कोल्ड कॉफी। उस लड़के की आवाज सुन के फिर बांगजी उसकी तरफ देखते हैं। वो लड़का भी फिर शॉक्ड हो जाता है और फिर बांगजी की तरफ देखने लग जाता है। तो बांगजी बोलते हैं, जिंग्यू। भूजन के पास जो कि जिंग्यू खड़ा था वो हाथ में कोल्ड कॉफी लिए था और भूजन को दे रहा था, लेकिन जब उसकी नजर बांगजी पे पड़ी तो वो भी फिर शॉक्ड हो गया और वो फिर शॉकली बांगजी को देखने लग गया। भूजन फिर जिंग्यू की तरफ देखता है और उसके हाथ से वो कोल्ड कॉफी ले लेता है। जिंग्यू जो कि पूरी तरीके से शॉक था, बांगजी फिर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जिंग्यू तुम यहाँ। भूजन फिर बांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, बांगजी ये मेरे साथ है। भूजन की बात सुन के बांगजी अब भूजन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे साथ? तो भूजन बोलता है, हाँ बांगजी ये मेरे साथ है, मैं इसके साथ ही यहाँ आया हूँ और यही मेरे सपने पूरा कर सकता है। मुझे लगा था पहले तुम कर पाओगे, लेकिन मैं गलत था, तुम मेरे सपने पूरे नहीं कर सकते थे। मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं और उसके लिए फिर जिंग्यू ही मेरा साथ दे सकता है, वही मेरे सारे सपने पूरा कर सकता है और मैं और जिंग्यू अब एक साथ है। भूजन की ये बातें सुन के तो बांगजी को फिर सदमा लग जाता है, उनकी आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं और वो भूजन की तरफ देखने लग जाते हैं। भूजन जो कि बांगजी को ही देख रहा था, बांगजी फिर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, भूजन तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना, बोलो ना ये मजाक है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बहुत गंदा मजाक है भूजन, प्लीज इसे बंद करो। भूजन बांगजी से हाथ वापस छुड़ा देता है और बोलता है, बांगजी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे ऐसा मजाक क्यों करूँगा, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं बांगजी, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे सपनों की सबसे बड़ी जगह है, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ और मैं उसी के साथ रहूँगा जो मेरे सारे सपनों को पूरा करेगा। पहले मुझे लगा था कि मेरे सपनों को तुम पूरा करोगे, लेकिन मैं गलत था, तुम मेरे सपनों को पूरा नहीं कर सकते, मेरे सपनों को जिंग्यू ही पूरा कर सकता है, इसीलिए अब मैं जिंग्यू के साथ हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। बांगजी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अब वो फिर गुस्से में ही भूजन को पकड़ते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब तुमने मेरे साथ कभी प्यार नहीं किया था, तुम्हारा प्यार सिर्फ मजाक था, तुमने क्या सिर्फ मेरे पैसों से प्यार किया था, बोलो भूजन। भूजन थोड़ा डर जाता है, वो फिर चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। तो बांगजी बोलते, मुझे जवाब दो भूजन, क्या तुम्हारा प्यार झूठा था, तुमने क्या कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तुमने सिर्फ मेरे पैसों से प्यार किया है, तुम्हें सिर्फ पैसों की जरूरत है, प्यार की नहीं। भूजन फिर बांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं बांगजी ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे प्यार किया था क्योंकि तुम कॉलेज के सबसे अच्छे लड़के थे, तुम सबसे स्मार्ट लड़के थे, तुमको मैं सच में पसंद करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैंने तुमसे प्यार भी बहुत किया है, लेकिन बांगजी तुम्हारे साथ साथ मैंने अपने सपनों से भी बहुत प्यार किया है, मेरे लिए जितने तुम जरूरी थे उतने मेरे सपने भी जरूरी थे, मैं अपने सपनों को भी नहीं छोड़ सकता बांगजी, तुम मेरी बात को समझो, मेरे लाइफ में प्यार के लिए जितनी जगह है उतनी जगह मेरे सपनों के लिए भी है, मैं प्यार को भी पाना चाहता हूँ और सपनों को भी, और सबसे ज़्यादा जरूरी मेरे लिए मेरे सपने हैं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को खूब खुल के जीना चाहता हूँ, मैं अपने सारे सपने को पूरा करना चाहता हूँ, मैं एक हंसी खुशी ज़िंदगी चाहता हूँ, सारे ऐशो आराम चाहता हूँ, मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए बांगजी। बांगजी भूजन की ये सारी बातें सुन के अब उसे वो छोड़ देते हैं और फिर कुछ नहीं बोलते हैं। तो भूजन बोलता है, बांगजी मुझे पता है तुम मेरी इन सारी बातों से बहुत हर्ट हो, लेकिन तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें बोलना चाहता था, मैं तुम्हें मना करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने तुम्हें शादी से मना किया तो तुम्हें बहुत हर्ट होगा और फैमिली वालों को भी, इसलिए मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं फिर बिना कुछ बताए यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं बांगजी, प्लीज़ मेरी बातों को समझो और मुझसे नाराज मत हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे नाराज हो। बांगजी भूजन की सारी बातें सुन के फिर अब पीछे की तरफ अपना कदम लेने लगते हैं। भूजन फिर आगे आता है और बोलता है, बांगजी तुम मुझसे नाराज हो क्या, प्लीज मेरी बात को समझो ना। वो इतना बोल के फिर बांगजी के पास आने लगता है, तो बांगजी फिर अपना हाथ आगे करते हैं, बोलते हैं, नहीं भूजन प्लीज मेरे पास मत आना। भूजन फिर शॉकली बांगजी की तरफ देखने लग जाता है। वहाँ पे जो कि विंग भी आ गया था, विंग भी ये सारी बातें सुन के फिर शॉक्ड हो जाता है। वो फिर भूजन के पास आता है और बोलता है, भूजन काका। भूजन विंग की आवाज सुन के अब उसकी तरफ देखता है और बोलता है, विंग तुम यहाँ। विंग फिर
भूजन को हक कर लेता है और बोलता है, भूजन काका आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो घर पे होना चाहिए था। आपको पता है आपकी वजह से मॉम डैड बहुत परेशान है, वो आपको ढूंढ रहे हैं। आप यहाँ क्यों हो? चलो मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। भूजन फिर विंग से हक ब्रेक करता और बोलता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है, भूजन काका वो छोड़ो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको आपकी शादी में होना चाहिए था। आपको पता है आप ऐसे बिन बताए यहाँ चले आए, घर पे सब कितना परेशान है, वो सब आपको ढूंढ रहे हैं। आप चलो मेरे साथ, मैं आपको वापस लेने आया हूँ, आप मेरे साथ घर चलो। विंग इतना बोल के फिर भूजन का हाथ पकड़ लेता है। भूजन फिर उसकी तरफ देखता है और गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, नहीं विंग मैं वापस नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। विंग भूजन की बातें सुन के फिर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, बट भूजन काका आपकी शादी थी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? घर पे सब बहुत परेशान है, मॉम डैड आपके लिए बहुत परेशान है, वो आपको ढूंढ रहे हैं। तो भूजन बोलता है, मुझे पता है मॉम डैड परेशान होंगे, लेकिन विंग मैं घर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे सपने पूरा करने आया हूँ। मैं अभी के लिए घर नहीं जा सकता। तुम मॉम डैड को जाके बोल देना कि मैं अभी नहीं आ सकता। तो विंग बोलता है, पर काका आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इतने लोगों को एक साथ परेशान नहीं कर सकते। भूजन फिर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, विंग तुम क्या भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ? अपने बड़े भाई से तुम ऐसे बात करोगे? तो विंग बोलता है, सॉरी काका, लेकिन आप मेरी बात को समझो, घर पे सब बहुत परेशान है, प्लीज चलो ना घर वापस, आपकी शादी है, सब आपको वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, आपको शादी करनी है। भूजन जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो फिर विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि मैं वापस नहीं आ रहा, तुम घर जाओ और जाके बोल दो कि मैं वापस नहीं आऊंगा और ना ही मुझे ये शादी करनी है। विंग फिर भूजन की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है, काका? तो भूजन बोलता है, हाँ विंग मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, तुम जाके मॉम डैड को बोल देना कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, और जब तक मैं अपने सपने पूरे नहीं कर लेता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, समझ गए तुम? भूजन इतना बोल के फिर विंग को छोड़ देता है। विंग जो कि बहुत ही शॉक्ड होता है, वो फिर भूजन की तरफ देख के रोने लग जाता है। वो फिर भूजन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं काका आप ऐसा नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं देख पा रहे हो कि सब कितने परेशान है, वांग जी कितने परेशान है, आप ऐसा मत करो ना, प्लीज चलो ना। भूजन विंग से हाथ छुड़ाता है और बोलता है, विंग मैंने एक बार बोल दिया ना, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? चुपचाप यहाँ से चले जाओ विंग, और मेरे पीछे मत आना। वो इतना बोल के फिर वहाँ से जाने लगता है। विंग उसे जाता देखता है, फिर उसके पास जाता है और बोलता है, भूजन काका प्लीज ऐसा मत करो, आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? वांग जी सर भी बहुत परेशान है, प्लीज चलो ना, मैं और सर आपको लेने आए हैं, प्लीज चलो। भूजन जो कि विंग की बात नहीं सुनता है और ना ही रुकता है, वो फिर वहाँ से जाने लगता है। विंग जो कि उसी को देखता है वो रोता रह जाता है, लेकिन भूजन रुकता ही नहीं है, वो फिर वहाँ से जाने लगता है। भूजन के वहाँ से चले जाने के बाद विंग फिर उधर देखता है और बोलता है, नहीं काका आप ऐसा नहीं कर सकते, मॉम डैड बहुत परेशान है, वो आपको ढूंढ रहे हैं, और वांग जी सर भी बहुत परेशान है, प्लीज चलो ना काका। वो इतना बोल के रोने लगता है। वो 1 मिनट तक उधर ही देख रहा होता है, फिर वो पीछे मुड़ के वांग जी की तरफ देखता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वांग जी फिर वहाँ नजर नहीं आते। वो वांग जी को वहाँ ना पाके बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, वांग जी सर कहाँ चले गए? वो इतना बोल के फिर वो वांग जी को ढूंढने लगता है। वो फिर चारों तरफ वहाँ वांग जी को ढूंढता है, लेकिन वांग जी उसे कहीं नजर नहीं आते। वो फिर बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत घबरा जाता है। फिर वो उस कैफे से बाहर निकलता है, रोड पे आ जाता है और चारों तरफ फिर वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जो कि उसे कहीं नजर नहीं आ रहे होते, इसीलिए वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो फिर दौड़ के वांग जी को ढूंढने लगता है। वांग जी जो कि भूजन की सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, वो फिर सदमे में आ जाते हैं। जब विंग भूजन से बातें कर रहा होता है तो फिर वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जिसे बिल्कुल होश नहीं होता है, वो फिर सदमे में होते हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उनका दिल जो कि पूरी तरीके से टूट चुका है, उन्हें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि उनके प्यार ने, उनके भूजन ने उनके साथ ऐसा किया है। उनको भूजन की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो फिर बेसुध होकर ऐसे ही उस कैफे से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो रोड पे चले जाते हैं। वांग जी जिसे बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, वो फिर ऐसे ही बेसुध होकर रोड पे चल रहे होते हैं। विंग जो कि वांग जी को ढूंढ रहा होता है, फिर उसकी नजर वांग जी पे पड़ जाती है। वो वांग जी को देखता है तो फिर खुश होता है। वो फिर दौड़ के वांग जी के पास जाने लगता है, जब तक वांग जी के सामने से एक ट्रक आ रही होती है। विंग वो देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो फिर वांग जी को आवाज भी देता है, लेकिन वांग जी वो फिर उसकी आवाज नहीं सुनते। विंग दौड़ के वांग जी के पास जाए
जब तक वांग जी की टक्कर हो जाती है। वो ट्रक फिर वांग जी को हिट कर देता है। उस ट्रक से फिर वांग जी का एक्सीडेंट हो जाता है। विंग ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो फिर जोर से वांग जी का नाम लेके चिल्लाता है और दौड़ के वांग जी के पास जाता है। वो वहाँ वांग जी के पास जाके देखता है तो वांग जी तो फिर उस ट्रक से टकरा के फिर नीचे गिर जाते हैं और उनके सर से खून बह रहा होता है। वांग जी जो कि अभी पूरे बेहोश है। विंग वांग जी को ऐसा देखता है, फिर डर जाता है। वो फिर फटाफट वांग जी के सर को उठा के अपने गोद में रखता है और बोलता है, सर वांग जी सर प्लीज अपनी आंखें खोलिए। वो जो कि बहुत ज्यादा डरा होता है वो फिर रोने लग जाता है। जब तक वहाँ पे भीड़ भी बहुत हो जाती है, काफी लोग जमा हो जाते हैं। विंग फिर उन भीड़ की तरफ देखता है और बोलता है, प्लीज समवन हेल्प मी। उसमें से फिर एक आदमी सामने आता है और बोलता है, इन्हें उठाओ, इन्हें मेरे गाड़ी में लेके आओ। विंग फिर हाँ करता है और फिर वो वांग जी को उठाता है। वांग जी जो कि बहुत हैवी है, विंग फिर उन्हें अकेला उठा भी नहीं पा रहा होता है, तो वो आदमी ही फिर मदद करता है। वो भी फिर वांग जी को उठाने में विंग की हेल्प करता है और वो फिर उसे कार में ले जाते हैं। विंग वांग जी का सर फिर अपने गोद में रख लेता है और वांग जी के फेस पे देख के रोने लगता है। वांग जी जिसके सर से बहुत ज्यादा खून आ रहा होता है, विंग ये देख के बहुत ज्यादा डर गया होता है। वो फिर अपने हाथ को वांग जी के सर पे रख देता है और बोलता है, वांग जी सर आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज आप अपनी आंखें खोलिए। वो इतना बोल रहा होता है और खूब रो रहा होता है। थोड़ी देर बाद विंग फिर हॉस्पिटल भी पहुंच जाता है। वो वांग जी को स्ट्रेचर पे रख के फिर हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है। वो वहां पे जाते ही डॉक्टर डॉक्टर बोल के चिल्लाने लगता है। एक डॉक्टर फिर उसके पास आता है तो विंग बोलता है, डॉक्टर प्लीज इन्हें देखिए ना, इनका बहुत खून निकल रहा है, प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए। डॉक्टर फिर वांग जी की तरफ देखता है। वो भी वांग जी को देख के डर जाता है और बोलता है, ओ माय गॉड इनकी हालत तो बहुत खराब है, इन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ। वार्ड बॉय फिर हाँ करके वो फिर वांग जी को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। विंग भी फिर उनके पीछे जाने लगता है तो डॉक्टर बोलता है, नहीं आप यहीं रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। विंग फिर हमें सिर हिला के वहीं पर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर फिर अंदर चला जाता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डरा है, उसे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो वहाँ पर अकेला है। वो फिर वहीं पर खड़ा हो जाता है और इमरजेंसी वार्ड की तरफ देख रहा होता है। वो फिर अपने हाथ को जोड़ लेता है और बोलता है, गॉड प्लीज वांग जी सर को कुछ मत होने देना, प्लीज उन्हें सेफ रखना। वो इतना बोल के फिर उधर ही देखने लगता है। विंग जो कि बहुत डरा हुआ है, वो फिर अपना फोन लेता है और किसी को फोन कर देता है। और फोन करने के बाद फिर वो एक चेयर पे जाके बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है, प्रे करने लगता है वांग जी के लिए। वो ऐसे ही परेशान वहाँ बैठा रहता है और प्रे कर रहा होता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर गया है। वांग जी की ऐसी हालत देख के वो बहुत घबरा गया है। उसकी आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे होते। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक लड़का आता है। वो विंग को देखता है और बोलता है, विंग। विंग उस लड़के की आवाज़ सुन के फिर उठ के खड़ा हो जाता है। वो उसे देखता है और बोलता है, निये। वो इतना बोल के फिर उसके पास जाके उसे हक कर लेता है। विंग जिसने कॉल करके अपने दोस्त को बुलाया होता है, उसका दोस्त जिसका नाम निये है, वो फिर वहाँ आ गया होता है। निये फिर उसे हक ब्रेक करता है और बोलता है, विंग तुम ठीक हो ना, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। विंग जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है, वो फिर अपने आंसू को पोंछता है और बोलता है, निये वांग जी सर का एक्सीडेंट हो गया, उनकी हालत बहुत खराब है, मुझे बहुत डर लग रहा है। निये विंग की बात सुन के वो भी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या। तो विंग बोलता नहीं है, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, वो ठीक तो हो जाएंगे ना। विंग जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। निये फिर विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग तुम परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे। विंग फिर निये की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। जब तक वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है, पेशेंट के साथ कौन है। विंग डॉक्टर की आवाज़ सुन के फिर उसके पास जाता है और बोलता है, डॉक्टर मेरे सर कैसे हैं, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, आप पेशेंट के साथ हैं। विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो डॉक्टर बोलता है, देखिए उनकी हालत बहुत खराब है, हमें ब्लड की जरूरत है, आप प्लीज ए नेगेटिव ब्लड का इंतजाम कीजिए। विंग सुन के घबरा जाता है और बोलता है, ब्लड। तो डॉक्टर बोलता है, प्लीज जल्दी कीजिए, हमारे पास ए नेगेटिव ब्लड नहीं है, आप प्लीज इसका इंतजाम कीजिए। विंग फिर अपना हाथ आगे कर देता है और बोलता है, डॉक्टर मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए, लेकिन मेरे सर को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर फिर विंग के फेस पे देखने लग जाता है और बोलता है, आप पेशेंट के क्या लगते हैं। डॉक्टर का ये सवाल सुन के विंग फिर चुप हो जाता है। निये जो कि उसी के पास होता है। तो डॉक्टर बोलता है, प्लीज जल्दी जवाब दीजिए, हमारे पास समय कम है। विंग फिर डॉक्टर की तरफ देखता है और बोलता है, मैं उनका हस्बैंड। तो डॉक्टर बोलता है, ठीक है फिर आप अंदर आइए मेरे साथ। विंग भी फिर हाँ करके अंदर चला जाता है। इधर निये जो कि पूरी तरीके से शॉक्ड होता है। डॉक्टर विंग को अंदर ले जाता है और बोलता है, आप यहाँ लेट जाइए। विंग भी चुपचाप हाँ करके वहाँ लेट जाता है। डॉक्टर फिर नर्स से बोलता है,
विंग का ब्लड लेने को। नर्स भी फिर विंग के हाथ में ड्रिप लगा देती है और उसका ब्लड लेना शुरू कर देती है। वो ब्लड फिर वांगजी को चढ़ने लगता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो कि बेड पे होते हैं, उनकी आंखें बंद है, सर पे पट्टी है। वांगजी को ऐसा देख के विंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ही टूटा हुआ फील कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद विंग ब्लड डोनेट कर देता है तो डॉक्टर बोलता है अभी के लिए आप भी बाहर जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। विंग भी फिर हाँ करके बाहर चला जाता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है, निये उसके पास आ जाता है और उसको पकड़ते हुए बोलता है विंग तुम ठीक हो ना। विंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है तो निये बोलता है इधर आओ। वो विंग को पकड़ के ले जाता है और एक चेयर पे बिठा देता है और खुद उसके पास बैठते हुए बोलता है विंग ये सब क्या है, तुमने शादी कर ली, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? तुम तो तुम्हारे गगा की शादी में गए थे ना, फिर तुम्हारी शादी। विंग निये की बात सुन के फिर चुप हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता तो निये बोलता है सब ठीक है ना विंग, प्लीज मुझे बताओ ये सब कब कैसे हुआ। विंग निये की तरफ देखता और बोलता है पता नहीं निये, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। मैं तो गगा की शादी में गया था लेकिन मेरी ही शादी हो गई। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। निये फिर विंग का हाथ पकड़ लेता और बोलता है विंग तुम्हारी शादी तुम्हारे हीरो से हुई है तो फिर इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो खुशी की बात है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। विंग निये की तरफ देखता है, अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है नहीं निये, तुम्हें ये बात नहीं पता, मेरी शादी इनसे नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ये मेरे गगा को पसंद करते थे। इनकी शादी मेरी गगा से होने वाली थी। ये बात सुन के निये शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? तो विंग बोलता है हाँ निये, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी, इनकी शादी मेरे गगा के साथ फिक्स हो गई थी। मेरे गगा और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और अब देखो मेरी शादी इनसे हो गई। ये मुझे पसंद नहीं करते और ना ही मुझसे प्यार करते हैं, ये तो मुझे जानते तक नहीं होंगे, ये तो अब तक मुझे भूल भी गए होंगे, इन्हें मैं याद नहीं हूँ। वो इतना बोल के रोने लग जाता है। निये फिर विंग को हक कर लेता है और बोलता है नहीं विंग तुम ये क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। विंग फिर उसे हक ब्रेक करता और बोलता है ऐसा ही है निये, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते। मैंने सिर्फ तुम्हें उतना ही बताया था कि मैं इनसे कब कैसे मिला था, लेकिन तुम्हें मैंने ये बात नहीं बताई थी कि मेरे गगा की शादी इन्हीं से तय हुई थी। मेरे गगा की इन्हीं से शादी होने वाली थी और मैं वांगजी और अपने गगा की शादी में गया था, लेकिन फिर मेरी शादी हो गई। विंग की ये सारी बातें सुन के निये तो टोटली कंफ्यूज हो गया। उसे तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो बोलता है विंग मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे गगा से शादी होने वाली थी तो फिर तुमसे कैसे हो गई? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज तुम मुझे खुल के बताओ। विंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है और वो सारी बातें बताने लगता है। विंग की सारी बातें सुन के निये थोड़ा हैरान भी होता है और फिर बोलता है देखा विंग, इससे ये साबित होता है कि ये तुम्हारी किस्मत में थे, तुम दोनों का मिलना तय था विंग। किस्मत भी यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी इनसे हो, इसीलिए गॉड ने तुम्हें खुद मिलवाया है। निये की बातें सुन के विंग अब हैरान हो जाता है और बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो? तो निये बोलता है हाँ विंग मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तुम खुद देखो ना, तुम्हारे गगा की शादी इनसे फिक्स हुई थी, इनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन शादी हुई किससे? तुमसे। इसका मतलब गॉड खुद भी ऐसा चाहते थे, भगवान खुद चाहते थे कि तुम्हारी शादी तुम्हारे हीरो से हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी तुम्हारे हीरो से करा दी। और अब तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? विंग जो कि बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो फिर हैरान होके निये के फेस पे देखने लग जाता है। निये फिर स्माइल करता है और बोलता है हाँ विंग, अब देखो तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम्हें और कोई बात नहीं सोचनी चाहिए, तुम्हें अब तुम्हारे इस रिश्ते को निभाना चाहिए। मेरा मानना तो यही है कि तुम अब अपने शादी को निभाओ, बाकी की सारी बातें भूल जाओ। तुम्हारे गगा ने अब इनसे रिश्ता तोड़ लिया है ना, उन्हें इनसे शादी नहीं करनी थी और तुम्हारी शादी इनसे हो गई है, तो अब तुम अपने रिश्तों को निभाओ, बाकी की सारी चीजें भूल जाओ। अब तुम कुछ भी मत सोचो और वांगजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इन्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरों की जान बचाता है गॉड उसकी जान बचाता है, इन्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम देख लेना। विंग जो कि पूरा कंफ्यूज है, वो फिर कुछ नहीं बोलता, चुप ही रहता है। निये फिर स्माइल करता और बोलता है रुको तुम, मैं अभी आता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से उठ के खड़ा हो जाता है। निये के वहाँ से चले जाने के बाद विंग फिर उधर देखता है और बोलता है किस्मत नहीं, ये किस्मत नहीं है। अगर ये किस्मत होती तो वांगजी सर मुझे पहचानते ना, वो मुझे भूल थोड़ी ना जाते, उन्हें तो शायद मैं याद भी नहीं हूँ।
वो इतना बोल के फिर चुप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम एक विंग का फ्लैशबैक देख लेते हैं और ये जानते हैं कि विंग आखिर वांगजी को कैसे जानता है और कब से जानता है। विंग जब 13 साल का था, वो अपने स्कूल में पढ़ रहा था। वो अकेले स्कूल जाता था क्योंकि उसका स्कूल अलग था, वूजन अलग स्कूल में था। एक दिन विंग अपने स्कूल से आ रहा होता है। विंग जो कि बहुत ही शांत लड़का था, उसके कोई दोस्त नहीं थे, वो किसी से बात नहीं करता था, वो अकेले से खामोशी से रहता था और वो स्कूल भी आना जाना अकेले ही करता था क्योंकि उसकी फैमिली इतनी रिच नहीं थी कि उसके लिए गाड़ी अफोर्ड करा सके। इसीलिए वो चुपचाप अपने अकेले ही पैदल स्कूल जाता और स्कूल से फिर घर आ जाता। एक दिन ऐसे ही वो स्कूल से आ रहा होता है तो रास्ते में उसी के स्कूल के कुछ बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं। विंग जो कि शांत लड़का है, वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है और ना ही किसी से बात करता है, तो वो फिर उन लड़कों को अवॉइड करके आगे जाने लगता है। वो लड़के इस बात से फिर चिढ़ जाते हैं और फिर वो विंग के पास जाके उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम हमें अवॉइड करोगे। विंग उन लड़कों की तरफ देखता है और बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो लड़के विंग की बात सुन के फिर हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, ओह तो तुम्हें जाना है, अच्छा रुको अभी हम तुम्हें जाने देते हैं। वो इतना बोल के विंग से उसका बैग छीन लेते हैं। विंग जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में होता है, उसके पास उसका स्कूल बैग होता है। वो विंग का स्कूल बैग छीन के फिर हंसने लग जाते हैं। विंग उनसे अपना स्कूल बैग लेने की कोशिश करता है, फिर वो उसे नहीं देते और फिर उसे पुश करने लगता है। विंग जिसे गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन वो लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखता, वो बहुत ही शांत है। वो फिर से उनके पास आता और बोलता है, प्लीज मुझे परेशान मत करो, प्लीज मुझे मेरा बैग दे दो, मुझे घर जाना है। वो लड़के जो कि बहुत हंस रहे होते हैं, वो विंग को फिर बैग नहीं देते और बोलते हैं, हम तो तुम्हें नहीं देंगे, तुम हमें अवॉइड कर रहे थे ना, तो हम भी तुम्हारे साथ थोड़े मजे करेंगे। वो इतना बोल बोल के हंस रहे होते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे फिर कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो फिर आगे आके उनसे बैग लेने लगता है तो उसमें से एक लड़का विंग को बहुत ही जोर से पुश कर देता है। वो जब विंग को ऐसे पुश करता है तो विंग फिर नीचे गिर जाता है। विंग जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होती है तो उसके स्कूल यूनिफॉर्म की पैंट हाफ होती है, वो घुटनों तक की होती है और ऊपर से एक शर्ट और एक ब्लेजर होता है। विंग जब नीचे गिरता है तो फिर उसके घुटनों पे चोट लग जाती है, उसके वहाँ पे छिल जाता है, खून आने लगता है। विंग अपने घुटनों को देखता है जहाँ से खून आ रहा होता है, उसे पेन भी हो रहा होता है और वो लड़के उसे देख के उतना ही हंस रहे होते हैं जब तक वहाँ पे एक बड़ा लड़का आ जाता है। वो वहाँ आके उन लड़कों के सामने खड़ा होता है और बोलता है, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। वो लड़के उसको देख के फिर डर जाते हैं और फिर वो अपने हाथ से विंग का बैग नीचे गिरा देते हैं। वो लड़का फिर उन्हें गुस्से में देखता है और बोलता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे किसी को परेशान करने में, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत करता हूँ। वो सारे लड़के फिर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। उनके भाग जाने के बाद वो बड़ा लड़का फिर उस बैग को उठाता है और उसे लेके विंग के पास आता है। वो विंग को उसका बैग दे देता है और बोलता है, तुम ठीक हो। विंग उस लड़के की तरफ देखता भी नहीं है और हाँ में सर हिला देता है। उस लड़के की नज़र फिर विंग पे पड़ती है जो कि अपने घुटनों को पकड़े बैठा होता है, वहाँ से खून निकल रहा होता है। वो ये देख के फिर वो भी घबरा जाता है। वो फिर नीचे बैठ जाता है और बोलता है, ओह गॉड तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। विंग अब अपनी नज़र उठा के उसकी तरफ देखता है और बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। वो लड़का फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, ऐसे कैसे नहीं जाना, देखो तुम्हारा बहुत खून निकल रहा है, तुम्हें इलाज की जरूरत है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। विंग फिर मना कर देता है और बोलता है, नहीं मुझे नहीं जाना है, मेरा घर यहीं पास में है, मैं मेरे घर जाना चाहता हूँ, मैं घर चला जाऊंगा। वो लड़का फिर विंग के फेस पे देखने लग जाता है। विंग जो कि उठ के खड़ा हो जाता है और अपना बैग उठा के वहाँ से जाने लगता है। वो लड़का भी फिर विंग के पास आके उसको हाथ पकड़ के रोक लेता है और बोलता है, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हारा बहुत खून निकल रहा है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर गया होता है, वो फिर डर के उसके फेस पे देखने लग जाता है। उस लड़के को भी महसूस हो जाता है कि विंग बहुत डरा हुआ है, तो वो फिर विंग का हाथ छोड़ देता है और बोलता है, देखो तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है अगर तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन एक मिनट तुम यहीं रुको। विंग जो कि चुपचाप खामोश ही रहता है, वो वहीं पे खड़ा रहता है। वो लड़का फिर नीचे झुक जाता है और अपनी जेब से अपना एक रुमाल निकालता है। वो अपने रुमाल को निकाल के विंग के घुटने पे बांध देता है और बोलता है, ठीक है अभी के लिए ठीक है, एक काम करना तुम घर जाके इस पे बैंडेज करवा लेना, ठीक है। विंग भी उसकी बात सुन लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। वो फिर फटाफट वहाँ से जाने लगता है। विंग को वहाँ से जाता देख वो लड़का फिर उधर ही देखने लगता है और फिर एक स्माइल करता है
और खुद भी चला जाता है। विंग जब अपने घर पहुंचता है तो सामने उसकी मॉम आ जाती है। वो विंग को देखती है और बोलती, विंग तुम्हें चोट कैसे लगी बेटे? विंग अपने मॉम को देखता है और बोलता है, वो मैं नीचे गिर गया था मॉम, इसलिए। कांगसी सेरेन फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, यहाँ आओ तुम। वो उसे ले जाके सोफे पे बिठाती है और बोलती है, तुम ध्यान से नहीं चल सकते थे, देखो तुमने चोट लगा दी। वो इतना बोल के वो रुमाल हटाती है और बोलती है, ओ गॉड रुको तुम, मैं मेडिकल बॉक्स लाती हूँ। वो इतना बोल के फिर मेडिकल बॉक्स लेके आती है और विंग के वहाँ पे पट्टी कर देती है और बोलती है, दर्द हो रहा है क्या? विंग फिर नाम में सर हिलाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे थोड़ी सी चोट है। कांगसी भी फिर स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है लेकिन ध्यान से चला करो, और ये रुमाल क्यों बांधा तुमने? विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम ये मैंने नहीं बांधा, वहाँ पे कोई गगा आ गए थे और उन्होंने ही मुझे उठा के ये रुमाल बांध दिया। कांगसी फिर स्माइल करती है और बोलती है, चलो ये भी अच्छा है, क्या तुमने उसे थैंक यू बोला? विंग फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेता है तो कांगसी बोलती है, विंग ये तो गलत बात है ना, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि जब भी कोई तुम्हारी हेल्प करे तो उसे थैंक यू बोलना। विंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है तो कांगसी फिर स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है अब जब कभी तुम उनसे मिलो तो उन्हें थैंक यू जरूर बोलना, ठीक है? विंग भी फिर हाँ कर देता है। कांगसी फिर विंग की तरफ देखती है और बोलती है, ठीक है जाओ तुम अपने आप को चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए लंच लगाती हूँ, ठीक है? विंग भी फिर हाँ कर देता है। कांगसी फिर उठ के किचन में चली जाती है। विंग फिर उठ जाता है जब तक वो रुमाल नीचे गिरता है। विंग उस रुमाल को उठा लेता है और हाथ में लेके बोलता है, मम्मा सही बोल रही है, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, मैं कल उन्हें थैंक यू बोलूँगा। वो इतना बोल के फिर अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे विंग जब स्कूल जाता है तो फिर चारों तरफ उस लड़के को ढूंढता है, लेकिन वो लड़का उसे कहीं नजर नहीं आता। विंग भी फिर एक बार देख लेता है, जब नहीं नजर आता तो फिर वापस घर आ जाता है। ऐसे ही 2 से 3 दिन हो जाते हैं, वो लड़का विंग को नजर नहीं आता। ऐसे ही 1 सप्ताह निकल जाता है। विंग रोजाना स्कूल आते जाते समय उस लड़के को देखता, ढूंढता, लेकिन वो लड़का उसे नजर नहीं आ रहा होता। एक दिन ऐसे ही विंग स्कूल से आ रहा होता है तो फिर रास्ते में उसकी नज़र पड़ती है जहाँ पे बहुत सारा भीड़ इकट्ठा होता है। विंग उन भीड़ को देखता है तो फिर साइड में रुक के वो देखने लग जाता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाने की, इसलिए वो फिर साइड में खड़ा होकर देखने लगता है। वहाँ पे जो कि कार का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, सब लोग खड़े होकर वहाँ पे देख रहे थे। जब तक वहाँ पे फिर से वही लड़का आता है। वो लड़का वहाँ भीड़ देखता है, फिर उस भीड़ में जाता है। वहाँ पे एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ होता है। वो फिर उस भीड़ की तरफ देखता है और बोलता है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग यहाँ पे भीड़ जमा करके खड़े हो, आपको इनकी हेल्प करनी चाहिए थी ना। वो लोग फिर अपनी नज़र नीचे झुका लेते हैं। वो लड़का ही फिर उस पर्सन को उठाता है और फिर एक गाड़ी रोकता है और उसमें उस आदमी को बिठाते हुए बोलता है, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। वो आदमी फिर हाँ कर देता है और फिर उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। विंग वहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है, ये तो एकदम हीरो जैसे हैं, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम में होता है ये वहाँ चले जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। इधर ये लड़का फिर उन लोगों की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है, आप लोग कैसे इंसान हो? आप लोग देख रहे हो कि सामने किसी की जान जा रही है और आप लोग यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी की जान बचाओ, किसी की हेल्प करो, आप लोगों को शर्म नहीं आती? वो सारे लोग जो कि उसकी बात सुन के फिर अपना सर नीचे झुका लेते हैं। तो वो लड़का बोलता है, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो अब निकलो यहाँ से। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। विंग उस लड़के की तरफ देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, मुझे मेरा हीरो मिल गया, और मैं इससे इसका रुमाल लौटा के थैंक यू बोल दूंगा। वो इतना बोल के अपना बैग निकालता है और फिर उसमें रुमाल ढूंढने लगता है, लेकिन वो तो आज रुमाल लाया ही नहीं। वो रोज रुमाल लेके आता है तो वो लड़का नहीं मिलता, और आज उसे वो लड़का मिला है तो वो रुमाल लेके ही नहीं आया होता। वो फिर बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, लगता है मैं रुमाल घर पे ही भूल गया, अब मैं क्या करूँ? मुझे इन्हें थैंक यू भी बोलना है, लेकिन इनका रुमाल तो मैं लाया ही नहीं। वो इतना सोच के बहुत परेशान हो जाता है जब तक उसकी नज़र पास की एक शॉप पे पड़ती है जहाँ पे फ्लावर्स बिक रहे होते हैं। वो उन फूलों की तरफ देखता है और बोलता है, आइडिया, हाँ ये ठीक रहेगा। वो इतना बोल के उठ के खड़ा हो जाता है और उस शॉप में चला जाता है। अपनी जेब से पैसे निकालता है, उसके पास जो कि ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो वो फिर एक वाइट कलर का रोज ले लेता है, सिंगल पीस। वो उसे खरीद के लेके आता है और बोलता है, मैं ये देख के उनके थैंक यू बोल दूंगा। वो इतना सोच के फिर एक स्माइल करता है। वो फिर उस रोज को लेके वहाँ जाने लगता है। वो जब थोड़ा पास जाता है फिर वो घबराने लगता है, उसे बहुत ही डर लग रहा होता है। फिर भी वो हिम्मत करके उस पर्सन के पास जाने की सोचता है और वो फिर धीरे धीरे करके जाने लगता है।
वो लड़का जो कि वहीं पर काफ़ी देर से खड़ा था, फिर वो अपने हाथ में देखता है, उसके हाथ में जो कि उस पर्सन को उठाया था तो थोड़ा सा ब्लड लगा होता है। वो उसे देख के फिर पास में चला जाता है हाथ धोने के लिए। विंग जो कि वहाँ पहुँच गया था लेकिन वो लड़का वहाँ से निकल गया, तो फिर उधर ही देखने लगता है और बोलता है ये फिर से चले गए, अब मैं क्या करूँ। वो इतना बोल के वहीं पे खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर उसकी नज़र उस लड़के के बाइक पे जाती है। वो लड़का जो कि हमेशा बाइक लेके आता था, वो उसकी बाइक को देखता है, फिर खुश होते हुए बोलता है हाँ ये ठीक है। वो फिर अपने बैग को वापस एक बार खोलता है, उसमें से एक छोटा सा चिट निकालता है और उस पर थैंक यू लिख देता है और उस चिट को और उस रोज को उस गाड़ी के ऊपर रख देता है और बोलता है सॉरी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आके ये देने की और बोलने की। आई होप आप मेरे थैंक यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। वो इतना बोल के वो चिट और वो रोज उसके गाड़ी पर रख के एक बार फिर से उधर देख के वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद वो लड़का अपने गाड़ी के पास आता है तो देखता है वहाँ पे एक चिट और एक रोज पड़ा है। वो उसे उठा लेता है और बोलता है ये किसने रखा। वो फिर उसे हाथ में लेके चारों तरफ देखने लगता है लेकिन उसे वहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा होता है। वो फिर स्माइल करता है और बोलता है शायद ये मेरे लिए ही हो क्योंकि मैंने अभी किसी की जान बचाई है। वो इतना बोल के फिर उस रोज को हाथ में रख लेता है और उस चिट को जेब में डाल देता है। ऐसे ही काफी दिन निकलने लगता है। विंग जो कि हर रोज आते जाते वो उस लड़के को ढूंढता था और अब उससे वो लड़का रोज नजर भी आने लगता है। वो जब भी अपने स्कूल से बाहर आके अपने घर के लिए निकलता तो वो लड़का उससे रोज एक ही जगह पे मिलता। विंग जो कि जानने की क्यूरियोसिटी हो गई कि ये लड़का रोज उसे इसी जगह पे क्यों दिखता है, क्यों मिलता है। एक दिन वो इस बात का पता भी करता है तो पता चलता है ये लड़का इसी के पास कॉलेज है, उसी कॉलेज में वो पढ़ रहा है, इसीलिए वो उसे हमेशा वहाँ नजर आता है। विंग ये जान के बहुत ही खुश होता है और बोलता है ये तो अच्छी बात है, मेरा हीरो मेरे स्कूल के रास्ते में रहता है। वाह, मैं आते जाते अपने हीरो को रोज देख सकता हूँ। ये सच में हीरो, ये सबकी हेल्प करते हैं, सबकी जान बचाते हैं। आप बहुत अच्छा काम करते हो मेरे हीरो, मुझे आप पे बहुत ही प्राउड है। आई एम प्राउड ऑफ यू। वो इतना बोल के फिर एक स्माइल करता है। ऐसे ही 2 साल निकल जाते हैं। विंग जो कि हमेशा उस लड़के को आते जाते देखता लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं होती कि जाके उससे मिले, बात करे। वो सिर्फ उसे देख के खुश हो जाया करता था। एक बार ऐसे ही अचानक विंग अपने घर पे होता है तो उसके घर पे कुछ लोग आते हैं। विंग लोगों की आवाज़ सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है। वो फिर चुपके ही देखता है तो उसके घर में एक लेडी, एक लड़का और एक आदमी नजर आते हैं। विंग फिर उनको देखने लगता है छुपके ही। वो लोग फिर अंदर आके बैठ जाते हैं, उसके मॉम डैड से बातें करने लगते हैं। विंग भी फिर साइड में आके चुपचाप सुन रहा होता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो लोग उसकी बहन के रिश्ते के लिए आए हैं। विंग ये सुन के खुश हो जाता है और बोलता है वाह, मेरी सीजे की शादी होने वाली है। वो बहुत ही खुश हो रहा होता है लेकिन वो फिर उन मेहमानों के सामने नहीं आता। वो फिर चुपके चुप सुन रहा होता है। उसकी बहन का फिर रिश्ता भी फिक्स हो जाता है। कुछ महीनों बाद फिर उसकी सीजे की शादी होती है। उसकी जब सीजे की शादी होती है तो वो बहुत ही खुश होता है लेकिन वो लोगों के बीच में नहीं रहता है। वो फिर अलग ही रह रहा होता है लेकिन वो सबको देख भी रहा होता है। फिर उसकी अचानक नज़र अपने हीरो पे पड़ती है। वो अपने हीरो को अपने घर में देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर बोलता है मेरा हीरो मेरे घर में क्या कर रहा है, क्या वो यहाँ मुझसे मिलने आया है। विंग ये सोच के बहुत ही खुश हो रहा होता है। वो फिर फटाफट बाहर निकल के उसके साइड में चला जाता है और वहाँ खड़े होकर उधर देखने लगता है। विंग का हीरो जो कि उसके घर में ही खड़ा था जब तक वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है, वो फिर देखने लगता है। उसकी मॉम फिर उससे बात कर रही होती है और विंग चुपचाप वहीं पे खड़ा होकर देख रहा होता है। जब उसकी मॉम उससे बात कर लेती है और वो जो जाने लगती है तो लड़का भी फिर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद विंग फिर उसे वापस देखने लगता है और बोलता हीरो मेरे मम्मा को जानता है लेकिन मैं तो नहीं जानता, ये कब हुआ। वो इतना सोच के परेशान हो जाता है। फिर वो दौड़ के अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे जाके पूछता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये लड़का उसके सीजे का देवर है। ये सुन के विंग की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ बेटे, तुम क्या मिले नहीं उससे। तो विंग बोलता है नहीं। तो कांग से बोलती है चलो फिर मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे अभी नहीं मिलना, मैं बाद में मिल लूंगा। कांग से जो कि बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, उसके घर में उसकी बेटी की शादी है, तो वो भी फिर कुछ नहीं बोलती और हाँ कर देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। विंग जो कि ये जान के बहुत खुश हो जाता है। वो फिर चुप चुप के ही उस लड़के को देख रहा होता है। अब फिर वो उसका नाम भी पता कर लेता है। जब उसे उसका नाम पता चलता है तो वो खुश होते हुए बोलता है वांग जी, वाह बिल्कुल अच्छा नाम है,
एकदम उन पे सूट करने जैसा। लेकिन मैं तो आपको अपना हीरो ही बोलूँगा, क्योंकि आप मेरे लिए मेरे हीरो हो। मैं आपको वांग जी कह के नहीं बुलाऊंगा, आप मेरे हीरो ही रहोगे, क्योंकि ये नाम आप पे बिल्कुल सूट करता है। वो इतना बोल के फिर स्माइल करता है। यानी कि शादी जब होती है, स्टेज पे जब उसको ले जाया जाता है, तो उस समय विंग फिर बाहर आता है। वो भी फिर सबके बीच में जाता है, लेकिन सबका ध्यान फिर शादी पे होता है, कोई भी उस पे नज़र नहीं डालता। विंग भी चुपचाप खड़ा होकर वहीं पे देख रहा होता है। उसकी सीजे की शादी हो रही होती है। जब उसकी बहन की शादी हो जाती है, फिर वो नीचे उतरती है, तो विंग फिर उनके पास जाता है, उन्हें हक करता है। एक बार फिर सब लोग विंग को देखते हैं, लेकिन उतना नोटिस नहीं करते। वो लोग सिर्फ रैंडमली उसे देख के स्माइल कर देते हैं। विंग भी सबको देख के स्माइल कर देता है। फिर उसकी सीजे की विदाई हो जाती है। जब उसकी सीजे की विदाई होती है, तो विंग फिर अपसेट हो जाता है। वो फिर फटाफट रोते हुए अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाने के बाद फिर सब लोग इधर चले जाते हैं। उसके बाद से विंग की फिर कभी वांग जी से मुलाकात नहीं होती। फिर उसके घर में अपने गगा की बातें सुनता है। उसका गगा जो कि कई बार अपने पेरेंट्स से नाराज हो जाता है विंग की वजह से, क्योंकि वो लोग कई बार विंग के लिए कुछ सामान लेके आ जाते हैं और उसके लिए नहीं लाते। इस चीज से वूजियान बहुत ही गुस्सा करता, बहुत ही नाराज होता। विंग को ये देख के भी हर्ट होता कि उसकी वजह से उसके गगा को प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए फिर वो अपने मॉम डैड के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अंकल के पास जाके पढ़ना है। उसके मॉम डैड जो कि विंग पर कुछ खास ध्यान नहीं देते, वो भी फिर ओके कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है। और उसके बाद वो लोग विंग को उसके अंकल के वहाँ पे भेज देते हैं पढ़ने के लिए। विंग भी फिर अमेरिका चला जाता है अपने अंकल के पास पढ़ने के लिए। वो वहीं पे रह के पढ़ रहा होता है। शुरुआतों के दिनों में तो उसके डैड फिर उसकी पढ़ाई के खर्चे भेजते, पैसे भेजते, और वो फिर मज़े से पढ़ रहा था। लेकिन वो वांग जी को हमेशा याद भी करता। उसने शादी जब हुई थी, तो शादी वाले एल्बम से फिर उनकी एक फ़ोटो निकाल ली थी। अपने फैमिली फ़ोटो के साथ ही वांग जी की भी एक फ़ोटो उसने ले ली थी और उसे भी अपने साथ लेके आया था। वो रोज़ वांग जी की फ़ोटो को देखता और फिर बहुत खुश होता। वो हर रोज़ वांग जी को याद करता, उनकी फ़ोटो देखता। ऐसे ही फिर साल निकल गए। विंग जो कि कभी कभार अपने घर पे बात किया करता था, यानली से उसकी बात होती रहती थी। एक बार ऐसे ही वो यानली से बात कर रहा होता है, तो फिर वूजियान भी उसके पास आ जाता और वूजियान से भी उसकी बात होती है। बातों बातों में ही विंग को फिर पता चलता है कि वूजियान किसी को डेट कर रहा है और उससे प्यार कर रहा है। ये बात जान के विंग भी बहुत खुश होता है। फिर वो पूछता है, तो फिर उसे पता चलता है कि वूजियान वांग जी से प्यार करता है और वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये बात सुन के विंग को थोड़ा धक्का तो लगता है, लेकिन फिर भी वो खुश होता है, क्योंकि वो वांग जी को पसंद करता था। उसने कभी प्यार जैसा कुछ नहीं सोचा। उसे थोड़ा सा दुख भी होता है, लेकिन वो फिर अपने गगा के लिए बहुत खुश हो जाता है कि उसके गगा उसे पसंद करते हैं और उसका हीरो फिर उसके गगा का लाइफ पार्टनर बनेगा। इसीलिए फिर उस बात से भी वो खुश हो जाता है। 2 साल बाद फिर विंग के पास वापस एक बार कॉल जाता है उसकी मॉम का, और कांग से फिर बोलती है उसके भाई की शादी फिक्स हो गई है और उसे उसकी शादी में आना है। विंग अपनी मॉम की बात सुन के थोड़ा शॉक्ड भी होता है, फिर बाद में खुश भी हो जाता है और बोलता है ठीक है मॉम, मैं आने की कोशिश करूँगा। तो कांग से बोलती है कोशिश नहीं, तुम्हें आना है, तुम्हारे भाई की शादी है, 1 सप्ताह पहले ही आना है। विंग भी फिर हाँ कर देता है और फ़ोन रख देता है। विंग जो कि बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे उसकी स्टडी से छुट्टी नहीं मिलती, तो वो फिर जल्दी नहीं आ पाता और वो फिर शादी वाले दिन ही पहुंचता है। वो शादी वाले दिन ही सुबह के 9 बजे घर पहुंचा था और घर पहुंचते ही फिर उसके साथ वो हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। और यहीं पे विंग का फ्लैशबैक भी ख़त्म होता है। विंग जो कि ये सब सोच रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बोलता है हीरो, आपको पता है मैंने आपको बहुत पसंद किया है, मैं आपको बहुत लाइक करता था हीरो, और अभी भी करता हूँ, लेकिन मैंने कभी आपसे शादी के सपने नहीं देखे। मैंने आपको पसंद बहुत किया है, लेकिन सच कह रहा हूँ मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं आपसे शादी करूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे गगा से प्यार करते हो। इसीलिए मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने उसे वहीं पे रोक दिया। मैंने सिर्फ आपको पसंद किया हीरो, सच में। लेकिन अब मेरी शादी आपसे हो गई और आप मुझसे नफरत करते हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी फैमिली के इज्जत का सवाल था, इसीलिए फिर मुझे ये सब करना पड़ा। प्लीज़ हीरो, मुझसे नाराज़ मत होना, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं गगा को समझाऊँगा, मैं उन्हें समझा के आपके पास वापस लेके आऊँगा, मैं आपकी शादी वापस गगा से करवा दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो जाओ और आप मुझसे नाराज़ मत होना।
मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझसे नफरत करो या मुझसे नाराज रहो। वो इतना बोल के फिर वापस रोने लगता है। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। विंग वहाँ बैठ के रो ही रहा होता है जब तक नीये वापस आ जाता है। वो वहाँ आके देखता है विंग रो रहा है, तो फिर उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, विंग मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम रो क्यों रहे हो। विंग फिर नीये की तरफ देखता है तो नीये बोलता है, ऐसे रोते नहीं, तुम खुद को बीमार करोगे क्या। तुम्हें वांग जी का ख्याल रखना है ना, तो उसके लिए पहले तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। तुम रोना बंद करो और ये लो, इसे पियो। नीये जो कि हाथ में जूस का गिलास लेके आया होता है। विंग उस जूस को देखता है और बोलता है, नहीं नीये, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं पीना चाहता। तो नीये बोलता है, चुपचाप इसे पियो, तुमने अभी अभी ब्लड डोनेट किया है विंग, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, लो इसे पी लो। विंग जो कि मना कर रहा था, लेकिन नीये फिर नहीं मानता और जिद करके उसे वो जूस पिला देता है। विंग जूस पी लेता है। नीये फिर गिलास को रख देता है और बोलता है, देखो विंग, तुम ऐसे परेशान नहीं हो सकते, तुम्हारे परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि वांग जी ठीक हो जाएंगे, बस तुम खुद को ठीक रखो, ठीक है। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है जब तक डॉक्टर वापस आता है। डॉक्टर को देख के फिर वो दोनों उठ जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है, अब वो खतरे से बाहर है। विंग ये सुनता है तो फिर उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। वो फिर एक स्माइल करता है। डॉक्टर भी उसे देख के स्माइल करता है और बोलता है, अभी के लिए आप उनसे मिल सकते हो, लेकिन अभी वो बेहोश है, उन्हें सुबह तक होश आएगा, आप परेशान मत होइएगा। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। डॉक्टर फिर वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद नीये भी फिर स्माइल करता है और बोलता है, देखा मैंने बोला था ना, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा, तुम्हें ठीक रहना होगा। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो नीये बोलता है, जाओ तुम जाके देख लो एक बार, ठीक है। विंग भी फिर हाँ करके फटाफट वो वांग जी के पास चला जाता है। वो अंदर जाके वांग जी को देखता है। वांग जी जो कि बेहोश है और बेड पे ही होते हैं। वो वहाँ पे बैठ जाता है और वांग जी के हाथ की तरफ देखता है। वो वांग जी के हाथ को टच करना चाहता था, लेकिन फिर वो अपने हाथ को रोक लेता है और वांग जी के फेस पे देखते हुए बोलता है, वांग जी सर, प्लीज आप जल्दी ठीक हो जाओ, प्लीज आप होश में आ जाओ, आप मुझे ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हो, आपको होश में आना है। वो इतना बोल रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें वूजियान का सीन दिखाया जाता है। वूजियान जो कि कैफे से निकल गया था, वो भी थोड़ा परेशान था और जिंग्यो तो पूरे सदमे में ही था। वूजियान फिर एक जगह जाके रुक जाता है और वहीं बैठ जाता है। जिंग्यो भी फिर उसके पास जाके बैठ जाता है। तो वूजियान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि वांग जी हमें माफ करेंगे। जिंग्यो जो कि बहुत डरा हुआ है, वो फिर वूजियान की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे माफ़ करेगा, वो मुझसे बहुत नाराज़ है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं वांग जी को कभी हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बहुत हर्ट कर दिया। अब वो ज़िंदगी में कभी मुझसे बात नहीं करेगा। ये मैंने क्यों कर दिया। ये मैं कभी नहीं चाहता था कि वो कभी मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि वांग जी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा और ना ही मुझसे कभी बात करेगा। वूजियान फिर जिंग्यो की तरफ देखता है और बोलता है, तुम सही कह रहे हो, वो शायद मुझसे भी नाराज़ होगा, लेकिन मैं भी क्या कर सकता था। मुझसे गलती तो हुई है, लेकिन मैंने उससे माफ़ी मांगी है और मैं उससे और भी माफ़ी मांगूंगा। अभी के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं अभी उसे फेस करने के लिए तैयार नहीं था। वो अचानक मेरे सामने आ गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जिंग्यो जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो तो फिर कुछ नहीं बोलता, चुप ही रहता है। वूजियान फिर जिंग्यो का हाथ पकड़ लेता और बोलता है, देखो तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, लेकिन हम दोनों जाके वांग जी से माफ़ी मांगेंगे और मुझे पूरा यकीन है वो हम दोनों को माफ़ कर देगा, क्योंकि वांग जी बहुत अच्छा इंसान है। वो हमेशा सबको माफ़ कर देता है, वो सबसे बहुत प्यार करता है और मुझे लगता है वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को भी माफ़ कर देगा। जिंग्यो फिर वूजियान के फेस पे देखने लगता है और बोलता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि वो हम दोनों को माफ़ करेगा। वूजियान फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है, बिल्कुल वो हम दोनों को ज़रूर माफ़ करेगा, क्योंकि मुझे पता है वांग जी ज़्यादा देर तक कभी किसी से नाराज़ नहीं होता, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। जिंग्यो भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो वूजियान बोलता है, वैसे हमने गलती तो की है, मुझे उससे बोल के आना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं उसे अपसेट नहीं करना चाहता था, अगर मैं उसे बोल के आता तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता और शायद मुझे आने भी नहीं देता। लेकिन मैं वहाँ रुक भी तो नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं रुकता तो फिर मेरी शादी हो जाती और मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है और मेरे सपने तुम पूरा कर सकते हो, है ना। जिंग्यो भी फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है, हाँ वूजियान,
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरा कर दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वूजियन भी फिर स्माइल करता है और बोलता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वूजियन की बात सुन के फिर जिंग्यू भी स्माइल कर देता है। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम लोग वूजियन का भी फ्लैशबैक देख लेते हैं और ये जान लेते हैं कि आखिर ये दोनों एक साथ कब आए, कैसे आए। उस नाइट पार्टी वाले दिन जब जिंग्यू ने वूजियन को लैम्बोर्गिनी कार गिफ्ट दी थी, ये देख के वूजियन बहुत खुश हुआ था। उसे फिर जिंग्यू अच्छा लगा था। वो फिर उस दिन जिंग्यू से खूब बात किया और उस पार्टी के बाद नेक्स्ट डे ये दोनों फिर से मिले थे। उस समय वांग जी भी साथ थे। इनकी आपस में बातें हुई थी। वूजियन ने जिंग्यू से बहुत बातें की थी और जिंग्यू के बारे में जाना था। उसके बाद से ये लोग हमेशा मिलने लगे थे, साथ में घूमने लगे थे। वूजियन जो कि जिंग्यू में बहुत इंटरेस्ट लेने लगा था, वो फिर हमेशा उससे बात करता था और उसके लाइफस्टाइल के बारे में जानता था। जिंग्यू जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, उसके कोई भाई बहन नहीं है और उसके डैड बहुत ही रिच है। और वूजियन जो कि रिच फैमिली ही चाहता है क्योंकि उसके बहुत ही एक्सपेंसिव सपने हैं। वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है। वो फिर जिंग्यू में इंटरेस्ट लेके फिर उससे बात करने लगा था और इधर इनकी शादी की डेट भी नजदीक आ रही थी। वो दोनों उधर करीब आ रहे थे और इधर वांग जी से उसकी शादी की डेट नजदीक आ रही थी। एक दिन ये लोग सब ऐसे ही बैठे थे तो जिंग्यू बोलता है, वूजियन सॉरी पर मैं तुम्हारी शादी में नहीं रह पाऊंगा, मुझे अब अमेरिका जाना है। ये बात सुन के वूजियन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या तुम हमारी शादी में नहीं रहोगे? तो जिंग्यू बोलता है, नहीं मैं तुम्हारी शादी में नहीं रह सकता। मेरा मन तो था कि मैं तुम्हारी शादी अटेंड करके जाऊं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना कि मेरे डैड का सारा काम मैं ही संभालता हूँ, उनका काम संभालने वाला और कोई नहीं है। और अभी मेरे डैड ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, उसे पूरा करने के लिए फिर मुझे अमेरिका जाना होगा। वैसे तो वांग जी भी मेरे साथ चलता, लेकिन अब वो नहीं जाएगा। तो वूजियन बोलता है, वांग जी तुम्हारे साथ जाता और अब नहीं जाएगा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तो जिंग्यू बोलता, हाँ हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों जाएंगे, लेकिन अब उसकी कंपनी का सीईओ उसके बड़े भाई है, तो मेरे साथ सिचेनगा जाएंगे, वो नहीं जाएगा। उस प्रोजेक्ट पे फिर सिचेनगा भी आएंगे काम करने के लिए और उस चक्कर में हम दोनों को फिर अमेरिका जाना है। मैंने तो सोचा था कि मैं और वांग जी जाएंगे अमेरिका में, एक साथ रहेंगे, लेकिन वांग जी तो अब नहीं जा सकता। वैसे भी वो जाना चाहता तो भी नहीं जाता क्योंकि तुम दोनों की शादी जो होने वाली है और इसी वजह से फिर मुझे जाना होगा। ये बातें सुन के वूजियन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, वांग जी के गगा सीईओ है तो फिर वांग जी क्या है? जिंग्यू फिर स्माइल करता है और बोलता है, वांग जी को कभी इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता नहीं है ना, उसे प्रॉपर्टी में बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका सारा ध्यान तो तुम्हारे ऊपर रहता है, इसलिए उसने सीईओ बनने से मना कर दिया। और अब सिचेनगा सीईओ बन चुके हैं, वो तो सिर्फ अपने भाई की और अपने डैड की हेल्प करता है ऑफिस जाके। तो वूजियन बोलता है, तो अगर प्रॉपर्टी में बंटवारा हो तो वांग जी के हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आएगी? जिंग्यू फिर हंसता है और बोलता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी का आधा से ज्यादा शेयर तो सिचेनगा के पास जाएगा क्योंकि वो घर के बड़े बेटे हैं और कंपनी के सीईओ भी हैं। वांग जी को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे पता नहीं, शायद कुछ मिले कुछ नहीं भी मिले, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वूजियन ये सुन के थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि वूजियन वांग जी से शादी ही इसीलिए कर रहा है कि वो अगर वांग जी से शादी कर लेगा तो फिर उसके जो भी एक्सपेंसिव ड्रीम्स है, सपने हैं, जो चीज़ें वो चाहता है अपनी लाइफ में, वो फिर वांग जी उसे ला के देंगे। लेकिन अब जब उसे मालूम चला कि वांग जी के पास प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं है, सारी प्रॉपर्टी उसके भाई और उसके डैड के पास जाएगी, ये बात जान के वूजियन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। जिंग्यू फिर उसके फेस पे देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो? वूजियन फिर स्माइल करता है और बोलता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो जिंग्यू बोलता है, चलो अच्छा है, तो अभी के लिए तो मैं चलता हूँ, मैं अब तुमसे कल मिलूंगा, 2 दिन बाद मुझे अमेरिका जाना है। वूजियन भी फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम सच में अमेरिका जाना चाहते हो? तुम यहाँ रुकोगे नहीं? तो जिंग्यू बोलता है, मैं रुक जाता, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते मैं तुम्हारे खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हारी शादी के लिए तो यहाँ नहीं रुक सकता ना यार, मैं यहाँ पे रुक के तुम्हारी शादी देखूं, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मेरा दिल दुखेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मजाक में बोला था? मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। पहले तो नहीं, पहले तो मैं तुम्हें लाइक करता था सुन के, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम मुझे वाकई बहुत अच्छे लगे हो। अगर तुम वांग जी के बॉयफ्रेंड नहीं होते ना तो मैं तुम्हें चुरा लेता
और तुम्हें अपना बना लेता, क्योंकि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया है। जिंगू की बात सुन के वूजियान फिर स्माइल करता है और फिर उसके फेस पे देखता है। जिंगू भी फिर स्माइल कर देता है और बोलता है चलो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मैं तुमसे कल मिलूंगा। वूजियान भी फिर हाँ कर देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वूजियान जिंगू से वापस मिलता है और फिर से उससे वो सवाल करता है क्या वो सच में उसे पसंद करता है। तो जिंगू बोलता है हाँ मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ, मैं तो तुमसे शादी करने को भी तैयार हूँ। वूजियान ये सुनता है और बोलता है सीरियसली। तो जिंगू बोलता है तुम्हें मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं होता। वूजियान फिर स्माइल करता है और बोलता है नहीं मैं कंफर्म करना चाहता था। तो जिंगू बोलता है कंफर्म किस लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वूजियान एक हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है वैसे तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे बहुत पसंद आए, तुम्हारे साथ समय बिता के मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंगू ये सुन के फिर खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में। तो वूजियान बोलता है हाँ तुम मुझे वाकई अच्छे लगे। तो जिंगू बोलता है तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, अब पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये मैं सच बोल रहा हूँ। वूजियान जिंगू की आवाज सुन के फिर खुश होता है और बोलता है सच में। तो जिंगू बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते ना क्योंकि तुम वांग जी से प्यार करते हो और तुम उनसे शादी करना चाहते हो। वूजियान ये सुन के फिर अपना उसके फेस से फिर स्माइल गायब हो जाती है। तो जिंगू बोलता है क्या बात है। वूजियान फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है जिंगू मैं वांग जी से शादी करना चाहता था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उसे प्यार करता था, मैं उससे शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि मेरे कुछ सपने थे और मुझे लगा था कि वांग जी मेरे सपने पूरा करेगा। लेकिन तुमसे जब मैंने बातें जानी अब मुझे लगता है कि वो मेरे सपने पूरा नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता था और इस वजह से मैं वांग जी से शादी भी करने को तैयार हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। जिंगू फिर वूजियान के पास आ जाता है और बोलता है क्या तुम्हारे सपने। वूजियान फिर हाँ में सिर हिलाता और बोलता हाँ मेरे सपने, मैं उन्हीं के लिए तो ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन अफसोस अब मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। जिंगू फिर वूजियान का हाथ पकड़ लेता और बोलता है नहीं वूजियान तुम्हारे सपने अधूरे नहीं रहेंगे, तुम मुझे बोलो तुम्हारे क्या सपने हैं, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा कर दूंगा। वूजियान फिर स्माइल करता है और बोलता है सच में। तो जिंगू बोलता हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं फिर भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सपने भी पूरे कर दूंगा। वूजियान ने सुन के फिर खुश हो जाता है, फिर वो जिंगू को हक कर लेता है। जिंगू इससे बहुत शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो भी हक बैक कर देता है। वूजियान फिर हक ब्रेक करता है और बोलता है जिंगू सच में तुम बहुत अच्छे हो, काश तुम मुझे पहले मिले होते। जिंगू फिर स्माइल करता है और बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन हम मिले तो सही। वूजियान भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो जिंगू बोलता है ठीक है, अब तुम्हारे जो भी सपने हैं, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बोलो, मैं तुम्हें वो ला के दूंगा। वूजियान फिर हाँ कर देता है। तो जिंगू बोलता है लेकिन जल्दी बोलना ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे अब जाना भी है। वूजियान सुन के फिर अपसेट हो जाता है और बोलता है क्या सच में तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो जिंगू बोलता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता दी ना, प्लीज मेरी प्रॉब्लम भी समझो। वूजियान भी फिर हाँ कर देता है। तो जिंगू बोलता है लेकिन एक चीज हो सकती है, तुम मेरे साथ चलो। वूजियान सुन के खुश हो जाता है और बोलता है सच में। तो जिंगू बोलता है हाँ अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, फिर हम वहाँ रहेंगे और तुम्हारे मैं सपने भी पूरा कर दूंगा, जैसा तुम चाहते हो वैसी लाइफस्टाइल जीना, जो करना चाहो तुम करना और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वूजियान फिर थोड़ी देर चुप हो जाता है, सोचने लग जाता है। तो जिंगू बोलता है ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच लो, अभी भी 2 दिन है, 2 दिन बाद ही मैं जा रहा हूँ तुम्हारी शादी से ठीक 1 रात पहले। वूजियान फिर हाँ कर देता है। जिंगू फिर वापस चला जाता है और शादी के 1 नाइट पहले जब वूजियान अपनी सीजीएस से यालनी से बात कर रहा होता है और जब यालनी चली जाती है तो फिर उसके बाद जिंगू का ही मैसेज आता है और वो फिर उससे ये मैसेज भेजता है कि 2 घंटे बाद उसकी फ्लाइट है अमेरिका के लिए, कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। वूजियान ये मैसेज देखता है, पढ़ता है, तो फिर उसे कॉल करता है और बोलता है क्या तुम सच में जा रहे हो। तो जिंगू बोलता है हाँ मैं सच में जा रहा हूँ, अगर आखिरी बार तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो फिर तुम एयरपोर्ट आ सकते हो, और अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो अपना लगेज भी साथ लेके आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। वो इतना बोल के फिर कॉल रख देता है।
इधर वुजियन फिर थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और फिर सोचने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो जिंगू के साथ जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जिंगू के साथ रह के ही उसके सारे सपने पूरे होंगे, उसे वो ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलेगी जो वो जीना चाहता है। और यही सोच के फिर वो अपना फटाफट सामान पैक कर लेता है और वो फिर एयरपोर्ट पे चला जाता है बिना किसी को बताए। ना वो वांग जी को बताता है और ना घर में किसी को बताता है। वो फिर एयरपोर्ट पहुंचता है, जिंगू फिर उसे देखता है जो कि सामान के साथ है। वो फिर खुश हो जाता है। वुजियन फिर उसके पास जाता है, उसे हक कर लेता है और बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, प्लीज़ मुझे भी मेरे अपने साथ ले चलो। तो जिंगू बोलता है क्या सच में तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? सोच लो, क्योंकि कल तुम्हारी शादी है। वुजियन फिर हक ब्रेक करता और बोलता हाँ मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे मेरी ज़िंदगी को जीना है। मैं अपनी ज़िंदगी को पहले खुल के जीना चाहता हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना। जिंगू भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो वुजियन बोलता है तो फिर बस चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। जिंगू जो कि वुजियन को पसंद करता है, उससे सच में प्यार करता है, वो फिर खुशी खुशी हाँ में सर हिला देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। जिंगू फिर वुजियन की तरफ देखता है और बोलता है तुम सही कह रहे हो, हम दोनों को जाके वांग जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जब तक हमें माफ़ नहीं कर देगा हम उससे माफ़ी मांगते रहेंगे और हम उसे मना भी लेंगे। वुजियन भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल, हम उसे मना लेंगे। दूसरी तरफ विंग जो कि अभी भी वांग जी के पास बैठा होता है, वो वांग जी के फेस पे ही एकटक करके देख रहा होता है जब तक निये भी उस केबिन में आ जाता है। वो विंग के पास आता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। विंग फिर उठ के खड़ा हो जाता है। निये फिर बाहर आने का इशारा करता है। विंग फिर बाहर निकल के आ जाता है। तो निये बोलता है विंग क्या तुम पूरी नाइट यहीं रहोगे? तो विंग बोलता हाँ मैं यहीं पे रहूँगा, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तो निये बोलता है ठीक है फिर तो मैं चलता हूँ, मैं सुबह तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना ठीक है। विंग भी फिर हमें सर हिला देता है। तो निये बोलता है प्लीज़ तुम खुद को परेशान मत होने देना ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना, वांग जी बिल्कुल ठीक है अब और वो सुबह होश में भी आ जाएंगे ठीक है। विंग भी फिर हाँ कर देता है। निये फिर उसे हक कर लेता है। विंग भी फिर उसे हक ब्रेक कर देता है। निये फिर वापस हक ब्रेक करता है और बोलता है अपना ख्याल रखना, मैं सुबह तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। विंग भी फिर हाँ कर देता है। तो निये फिर वो वहाँ से चला जाता है। निये के चले जाने के बाद विंग फिर वापस वहाँ चला जाता है और वांग जी के पास जाके बैठ जाता है। वो चुपचाप वहाँ बैठा होता है और वांग जी की तरफ ही देख रहा होता है। 1 घंटे बाद वहाँ पे एक नर्स आती है वांग जी को चेक करने के लिए। वो विंग की तरफ देखती है जो कि चुपचाप वहाँ बैठा है, उसकी आंखों में आंसू है। वो नर्स फिर विंग के पास आ जाती है और बोलती है सर आप प्लीज़ रेस्ट कर लीजिए, आपने ब्लड डोनेट किया है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। विंग उस नर्स की तरफ देखता, उठ के खड़ा हो जाता और बोलता है नहीं सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो नर्स फिर स्माइल करती है और बोलती है नहीं सर आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, आप पूरी नाइट यहाँ बैठे थोड़ी ना रहेंगे, प्लीज़ आप भी वहाँ जाके रेस्ट कर लीजिए, आपके पार्टनर अभी सो रहे हैं, वो मॉर्निंग में ही उठेंगे, तो मेरी बात मानिए आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। विंग फिर उसकी तरफ देख के हाँ में सर हिला देता है। वो सिस्टर भी फिर एक स्माइल करके वो वहाँ से निकल जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद विंग फिर वापस वहीं बैठ जाता है और बोलता है नहीं जब तक वांग जी सर होश में नहीं आएंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वो इतना बोल के फिर वांग जी की तरफ ही देखने लगता है और वो पूरी नाइट ऐसे ही बैठे रह जाता है वहीं पे। उसे वहाँ पे बैठे बैठे ही फिर बाद में नींद आ जाती है। तो फिर उसका सर वांग जी के हेड पे जाके गिरता है और वो फिर वैसे ही वहीं पे सोता रह जाता है। ऐसे ही फिर सुबह हो जाती है। सुबह में फिर वांग जी को होश आ जाता है। वो अपनी आंखें खोलते हैं और अपने हैंड पे देखते हैं। विंग जिसका सर वांग जी के हैंड पे होता है वो वांग जी के हाथ के ऊपर ही अपना सर टिका के सो रहा होता है। उसका फेस वांग जी की तरफ होता है। वांग जी विंग को देख के एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं वुजियन। वांग जी उसके फेस पे देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। तो फिर उनकी नज़र विंग के लिप्स पे जाती है जिसके नीचे वो तिल नजर आता है। वांग जी विंग के तिल को देखते हैं, फिर उन्हें एहसास हो जाता है कि ये वुजियन नहीं विंग है। वो विंग को देख के फिर अपना हाथ थोड़ा हिलाने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही अपना हाथ हिलाते हैं तो उन्हें उनके हाथ में बहुत पेन होता है और उस पेन की वजह से फिर उनके मुंह से थोड़ी सी आवाज़ निकल जाती है। उस आवाज़ से फिर विंग की भी नींद खुल जाती है। वो भी फिर घबरा के उठता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जिसकी आंखें खुली होती है, विंग ये देख के फिर खुश हो जाता है और बोलता है वांग जी सर आपको होश आ गया।
वांग जी उसके फेस पे देख लेते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें बहुत ही शार्प पेन हुआ उनके हैंड के ऊपर। विंग ये नोटिस करता है तो बोलता है, क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना, आपको कहाँ पेन हो रहा है? वांग जी उसे कुछ भी जवाब नहीं देते लेकिन उनके चेहरे पे पेन साफ साफ नजर आ रहा होता है। विंग ये देख के बहुत ही घबरा जाता है। जब तक वहाँ पे डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर को देख के विंग फिर डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है, डॉक्टर इन्हें देखिए ना, इन्हें क्या हो रहा है? डॉक्टर फिर स्माइल करता है और बोलता है, अरे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें कुछ नहीं हो रहा है, इनके हैंड में दर्द हो रहा होगा, इनके हाथ में थोड़ा मोच आया है, अभी ये बेहोश थे इसलिए फिर मैंने इनके हैंड को पट्टी नहीं डाली, गर्म पट्टी, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इनके हाथों में पट्टी लगा दूंगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विंग भी फिर हाँ कर देता है। डॉक्टर फिर वांग जी के पास आ जाता है और वांग जी को देख के एक स्माइल करते हुए बोलता है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वांग जी डॉक्टर की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। तो डॉक्टर बोलता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, आप बहुत जल्द पूरी तरीके से रिकवर भी हो जाएंगे। वांग जी डॉक्टर की बात सुन लेते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। डॉक्टर फिर से स्माइल करते हुए ही बोलता है, वैसे आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसा पार्टनर मिला है, आपका पार्टनर आपसे बहुत ही प्यार करता है, मैंने इसे देखा, ये पूरी नाइट सोया नहीं है, आप ही के पास बैठा था और बहुत रो रहा था। बहुत कम लोगों को ऐसा पार्टनर मिलता है जो अपने पार्टनर से इतना प्यार करता है। वांग जी डॉक्टर की बात सुन के फिर उसके फेस पे देखने लग जाते हैं। डॉक्टर जो कि स्माइल करके ही बोल रहा था और विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होता है कि डॉक्टर ने ये सब कब देख लिया। एक्चुअली में नाइट में जब विंग वहाँ बैठा था तो सिस्टर जब वहाँ से गई थी तो डॉक्टर भी आया था। डॉक्टर भी दरवाजे से आके देख के फिर चला गया था। उसके बाद भी 2-3 बार डॉक्टर राउंड अप करने के लिए आए थे और वो चेक कर के जा रहे थे और हर समय उन्हें विंग बैठा हुआ ही नजर आया था और वही बात डॉक्टर वांग जी को बता रहे होते हैं। वांग जी डॉक्टर की सारी बातें सुन लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोलते। डॉक्टर फिर विंग की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है, वैसे आपकी फैमिली से कोई नहीं आया? विंग डॉक्टर की बात सुन के फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तो डॉक्टर बोलता है, क्या बात है, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है? विंग अब अपनी नजरें उठाता और बोलता है, नहीं सर, मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाता है। डॉक्टर फिर स्माइल करता है और बोलता है, ओके ओके मैं समझ गया, यानी आप लोग न्यूली मैरिड है, आप यहाँ पे अपने हनीमून के लिए आए हैं। विंग इस सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर शॉकली डॉक्टर के फेस पे देखने लग जाता है। डॉक्टर एक स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, इन्हें बस थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है और टाइम पे मेडिसिन लेने की। इन्हें आज यहाँ पे रहना होगा, कल आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं और आपको थोड़ा एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि ये कुछ दिनों तक अपने राइट हैंड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनके राइट हैंड में मोच चाहिए, उसे ठीक होने में 1 सप्ताह लग सकता है, तो उसके लिए फिर आपको इनका खास ध्यान देना होगा, इन्हें कुछ भी करने नहीं देना होगा, ये अपने हैंड का यूज़ ना करे, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो डॉक्टर बोलता है, वैसे अगर आपकी फैमिली यहाँ नहीं है तो मैं एक नर्स को आपके साथ भेज दूंगा जो इनका ख्याल रखे। विंग फिर नामे सर हिलाता और बोलता है, नो डॉक्टर थैंक यू, बट मैं इनका ख्याल रख लूँगा, आपको नर्स भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर फिर स्माइल करता और बोलता है, क्या आप श्योर है कि आप इनका ख्याल रख सकते हैं? विंग भी फिर हाँ कर देता है। डॉक्टर फिर स्माइल करता और बोलता है, ठीक है फिर तो आज आप इन्हें यहीं रखिए, कल मैं इन्हें डिस्चार्ज कर दूंगा। विंग फिर हाँ कर देता है। डॉक्टर फिर वांग जी के पास रिटर्न जाता है और वो वांग जी को थोड़ा सा उठा के बेड को ऊपर कर देता है। डॉक्टर फिर एक पट्टी लेता है, क्या बोलते हैं यार उसको, जो हाथों में मोच आने पे गरम पट्टी टाइप बांधते हैं ना, हैंड को ऊपर लटका देते हैं, वैसे ही वांग जी के हैंड को लेके उनके गले में डाल देता है वो और बोलता है, इसे उतारिएगा मत, 1 सप्ताह तक आप इसे रहने दीजिएगा। वांग जी अब हाँ में सर हिला देते हैं। तो डॉक्टर बोलता है, ठीक है मैं आपके लिए मेडिसिन भिजवाता हूँ, वो आप मेडिसिन ले लीजिए। विंग फिर आ जाता है पास में और बोलता है, जी डॉक्टर। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक नर्स आती है, एक ट्रे के अंदर एक छोटे से प्लेट में वो कुछ मेडिसिन लेके आती है और वो विंग को देते हुए बोलती है, ये लीजिए, ये मेडिसिन इन्हें दे दीजिए, लेकिन उससे पहले इन्हें कुछ खिला भी दीजिए। विंग फिर हाँ कर देता है। वो नर्स फिर वहाँ से चली जाती है। सिस्टर जो कि ट्रे में मेडिसिन और फूड दोनों लेके आई थी, विंग फिर उस फूड को देखता है और वहाँ बैठ जाता है और वो उस फूड को लेके वांग जी खिलाने के लिए आगे बढ़ता है।
वांग जी उसके फेस पे देखते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। विंग जो कि थोड़ा घबराया हुआ है, डरा हुआ है, वो फिर भी अपने हिम्मत करता है और उस बाउल को हाथ में लेके एक स्पून में सूप ही होता है वो फिर वांग जी के सामने करता है। वांग जी जो कि अपनी नज़रें फेर चुके होते हैं, उन्होंने फेस टर्न कर लिया होता है। तो विंग बोलता है, वांग जी सर प्लीज़ थोड़ा सा ये सूप पी लीजिए, आपको मेडिसिन लेनी है। वांग जी अब उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सूप नहीं पीना है, तुम यहाँ से चले जाओ। विंग जो कि घबराया हुआ है, डरा हुआ है, लेकिन वो दुखी भी है साथ साथ। उसकी आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, सर प्लीज़ थोड़ा सा ये सूप पी लीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन अभी के लिए आपको मेडिसिन लेनी बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ सर ये सूप थोड़ा सा पी लीजिए। वांग जी फिर उसके फेस पे देखने लग जाते हैं। विंग जो कि अभी भी स्पून को आगे ही किया होता है। वांग जी फिर देखते देखते में हाँ कर देते हैं। विंग फिर खुश होता है और वो फिर उस चम्मच को आगे ले जाता है और वांग जी को फिर सूप पिलाने लगता है। वांग जी भी फिर चुपचाप वो सूप को पी लेते हैं। वांग जी को सूप पिलाने के बाद विंग फिर उन्हें मेडिसिन दे देता है और मेडिसिन देने के बाद वो फिर वांग जी को वापस लेटा देता है और बोलता है, ओके सर आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, मैं अब यहाँ से जाता हूँ। वांग जी उससे कुछ नहीं बोलते। विंग फिर वहाँ से निकल जाता है। विंग के निकल जाने के बाद वांग जी फिर सोचने लगते हैं। उन्हें फिर से वो सारी बातें याद आने लगती है जो उनके भूजान से हुई थी। भूजान की सारी बातें याद करके वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। उनके आंखों में आंसू भी थे और उनके एक्सप्रेशन बहुत गुस्से वाले भी थे। वो फिर ऐसे ही सोचते रहते हैं। दूसरी तरफ विंग फिर बाहर आता है और वो बाहर आके उसकी आंखों में जो कि आंसू होते हैं वो आंसू फिर लुढ़क जाते हैं, वो आंसू फिर बहने लगते हैं। विंग फिर अपने आंसू को पोंछता और बोलता है, थैंक यू गॉड जो आपने मेरे सर को होश में ला दिया, बस आप इन्हें जल्दी से अब ठीक भी कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे बेड पे रहें, प्लीज़ इन्हें जितना जल्दी हो सके आप ठीक कर दीजिए। वो इतना बोल ही रहा होता है जब तक वहाँ पे निये आ जाता है। निये फिर स्माइल करते हुए उसके पास आता और बोलता है, विंग गुड मॉर्निंग। विंग निये की तरफ देखता है, वो भी फिर एक स्माइल करता है। तो निये बोलता है, अब वांग जी की तबीयत कैसी है, वो होश में आ गए। विंग भी फिर हाँ कर देता है। तो निये फिर खुश होता है और बोलता है, देखा मैंने बोला था ना उन्हें कुछ नहीं होगा। विंग फिर चुप रहता है। तो निये बोलता, अब क्या हुआ है, अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए ना, अब देखो वो होश में आ गए हैं। विंग जो कि बहुत खामोश होता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो निये बोलता है, क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा क्या? विंग फिर नामे सर हिलाता और बोलता है, नहीं उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो निये बोलता है, फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो विंग बोलता है, मुझे डर लग रहा है, वो बहुत ही दुखी है, वो शायद बहुत गुस्से में भी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या बोलूँ, मैं उन्हें कैसे राहत दूँ, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि वो अभी की डेट में बहुत ही दुखी है, वो बहुत ही टूटे हुए हैं और मैं उन्हें ऐसा नहीं देख सकता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या मैं भूजन गगा से जाके बात करूँ? निये फिर विंग का हाथ पकड़ लेता और बोलता है, सबसे पहले तो तुम इधर आओ मेरे साथ। वो विंग को ले जाके एक साइड में बिठाता है और खुद उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, विंग मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी के लिए तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हें सारा ध्यान वांग जी के ऊपर देना है क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें पहले ठीक करो और उसके बाद तुम अपने रिश्ते पे ध्यान दो, तुम्हारे भाई के रिश्ते पे नहीं। तुम्हारे भाई को जो करना था उसने कर दिया है, अब ऐसे में तुम जिद करके उससे ले भी आओ तो उससे क्या फ़ायदा होगा? विंग निये की बात सुन के थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता तो है कि वांग जी सर मेरे गगा से बहुत प्यार करते हैं, वो उन्हीं के लिए तो इतने दुखी है। निये जिसे ये सुन के फिर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, विंग क्या तुम वास्तव में बेवकूफ़ हो? क्या तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आता? सॉरी टू से विंग, बट तुम्हारा भाई धोखेबाज है, उसने धोखा दिया है। क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो? तुम्हारे वांग जी उससे प्यार करते थे और उसने क्या किया बदले में? उसने तो धोखा ही दिया ना, वो यहाँ पे किसी और के साथ है और तुम ऐसे में भी चाहते हो कि तुम उसे वापस वांग जी की ज़िंदगी में लाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, जबकि अब तुम्हारी खुद की शादी वांग जी से हो गई है। निये की बात सुन के विंग भी थोड़ा खामोश हो जाता है, वो फिर सोच में पड़ जाता है। तो निये बोलता है, विंग मुझे पता है तुम वांग जी का भला करना चाहते हो, तुम उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। अगर तुम अब अपने गगा को वांग जी के लाइफ में ले भी आओगे
तो भी वांग जी शायद पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका दिल तो टूट चुका है। और अब क्या भरोसा कि तुम्हारे गगा उनसे प्यार करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया कि वो ये शादी करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में फिर वो इनके पास क्यों आएंगे, और आ भी गए तो क्या तुम्हें लगता है इन दोनों के बीच में वैसा ही प्यार रहेगा और इनका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? विंग निये की बात सुन के फिर चुप ही रहता है और वो सोच में ही रहता है। तो निये बोलता है, मेरी बात मानो विंग, अभी के लिए ये सब सोचना तुम बंद करो। अभी तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है वांग जी का ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना, उन्हें ठीक करना, और उसके बाद तुम ये कोशिश करो कि तुम अपनी शादी को बचाओ, अपने शादी को निभाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है। विंग अब निये की तरफ देखता और बोलता है, लेकिन वांग जी सर इस शादी को नहीं मानते, वो मुझे पसंद नहीं करते और ना ही मुझसे प्यार करते हैं और ना ही वो इस रिश्ते को चाहते हैं। तो निये बोलता है, उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है विंग, शादी तो हो गई है ना। अगर वो नहीं चाहते तो तुम चाहो ना ऐसा, तुम अपनी तरफ से कोशिश करो, तुम उनके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। क्या तुम उन्हें पसंद नहीं करते? विंग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है, नहीं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने उन्हें जब पहली बार देखा था तब से उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, इसीलिए मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ और उनकी खुशी मेरे गगा के साथ है, मेरे साथ नहीं। निये फिर स्माइल करता और बोलता है, विंग ये तुम्हारा मानना है, ये तुम्हारी सोच है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि वांग जी की रियल खुशी तुम्हारे साथ है। तुम ही उन्हें उनकी रियल खुशी और उनको प्यार दे सकते हो। और वैसे भी तुम में और तुम्हारे गगा में डिफरेंस क्या है? तुम तुम्हारे गगा से लाख गुना बेहतर हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत तो है, तुम सच्चा प्यार तो करते हो, तुम सबकी परवाह तो करते हो। लेकिन तुम्हारा गगा तो बहुत ही सेल्फिश इंसान है, उसने अपने मतलब के लिए वांग जी के प्यार को भी ठुकरा दिया। ऐसे इंसान के वांग जी के पास होना मेरी नज़र में तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा गगा वांग जी की ज़िंदगी में आए। मैं तो बस अब यही चाहता हूँ कि तुम अपने हीरो के साथ रहो, खुशहाल ज़िंदगी बिताओ और अपनी शादी को निभाओ। विंग निये की बात सुन के फिर से कंफ्यूज हो जाता है, वो फिर खामोश हो जाता है। निये अब उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है, विंग मेरी बात सुनो, तुम मेरी हर बात मानते हो, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम है ना अभी के लिए अपनी शादी पे फोकस करो, बाकी की सारी चीजें भूल जाओ। तुम सिर्फ अपने रिश्ते पे ध्यान दो, बाकी जो होना होगा वो होगा। और अगर तुम चाहते हो कि वांग जी को उसका प्यार मिले तो तुम अपनी तरफ से उन्हें प्यार दो, तुम अपना प्यार देखभाल उन्हें दो, बाकी चीजें किस्मत पे छोड़ दो। देखो किस्मत अब क्या करती है। मेरे हिसाब से किस्मत तुम्हारा और वांग जी का ही मिलन चाहती है, इसीलिए तो उसने तुम्हें मिलवाया है। और अब मेरे हिसाब से तुम्हें वांग जी के साथ रह के अपने इस रिश्ते को निभाना है, तुम्हें अपनी शादी को निभानी है। तुम बाकी चीजों को भूल जाओ और अपने इस रिश्ते पे ध्यान दो। विंग निये की बात सुन के फिर खामोश ही रहता है, कुछ नहीं बोलता। तो निये बोलता, अभी के लिए तुम सबसे पहले उठो और कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। विंग फिर नामे सर हिलाता और बोलता है, नहीं मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खाना चाहता। तो निये बोलता है, ऐसे में तो तुम खुद को बीमार करोगे विंग, और ये मैं होने नहीं दूंगा। चुपचाप उठो, मेरे साथ चलो। अभी के लिए तुम पहले फ्रेश हो और कुछ खाओ, फिर तुम यहीं पे वापस आ जाना। तो विंग बोलता है, लेकिन वांग जी सर यहाँ अकेले हैं। तो निये बोलता है, उसकी फिक्र तुम मत करो, अभी यहाँ पे डॉक्टर भी है, मैं डॉक्टर को बोल दूंगा कि एक नर्स को वहाँ पे रखे। तुम थोड़ी देर से ब्रेकफास्ट करके यहाँ पर वापस आ जाना, ठीक है। विंग जो कि नहीं मान रहा होता है, लेकिन निये फिर उसे मना ही लेता है। वो फिर विंग को लेकर होटल जाता है। विंग वहाँ जाके फिर फ्रेशन अप हो जाता है, रेडी होके फिर वो ब्रेकफास्ट करके वापस हॉस्पिटल आ जाता है। वो फिर पूरे दिन वहीं रहता है। वांग जी को फिर बाद में नींद आ जाती है। नींद आने के बाद विंग फिर वापस उनके पास जाके बैठ जाता है। ऐसे ही वो पूरा दिन निकल जाता है, नाइट हो जाती है। नाइट में भी पूरी नाइट विंग फिर वहीं बैठा रहता है और वांग जी का ख्याल रखता है। नेक्स्ट डे वांग जी जो कि पहले से थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। डॉक्टर फिर विंग के पास आता है और बोलता है, अब मैं इन्हें डिस्चार्ज कर सकता हूँ, अब आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको इनका खास ध्यान देना होगा। और एक चीज़ इनके हाथ को लेके मैं बोल दूँ कि प्लीज़ आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये अपने हैंड को बिल्कुल यूज़ ना करें कुछ दिनों के लिए, जब तक इनका मोच ठीक नहीं हो जाता। विंग भी फिर हाँ कर देता है। डॉक्टर फिर स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वांग जी के डिस्चार्ज पेपर भी फिर रेडी हो जाते हैं और फिर वांग जी को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। विंग वांग जी को लेके फिर वापस होटल पहुँचता है। वो वहाँ ले जाके वांग जी को फिर उनके रूम में ले जाता है। वांग जी जो कि
विंग को अभी कुछ नहीं बोल रहे, ना ही वो उससे गुस्सा कर रहे और ना ही उससे बात कर रहे। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, वो बहुत ही खामोश है। विंग जो कि खुद भी वांग जी से बात नहीं कर रहा है, लेकिन वांग जी का ख्याल रख रहा है। वो फिर होटल रूम में वांग जी को उनके बेड पे लिटा देता है और बोलता है, वांग जी सर, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? वांग जी फिर नामे सर हिला देते हैं। विंग फिर ओके करके वहीं पे साइड में बैठ जाता है। वांग जी फिर उसकी तरफ देखने लगते हैं। विंग फिर डर जाता है, वो फिर उठ जाता है और वांग जी की नज़रों से थोड़ा दूर चला जाता है, जहाँ पे वांग जी उसे ना देख पाए। वांग जी फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन भी निकल जाता है। नाइट के समय विंग जो कि बहुत परेशान है, क्योंकि वो यहाँ पे अकेला है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो वांग जी से बात भी नहीं कर सकता और वांग जी उससे बात नहीं कर रहे हैं। नाइट में विंग फिर बाहर होता है होटल रूम से, वांग जी के रूम से, तो उसके पास यानली का कॉल आता है। विंग अपने सीजे से बात करता है तो यानली बोलती है, विंग तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विंग जो कि यानली से कभी कुछ नहीं छुपाता, वो यानली से हर बात शेयर करता है। तो वो फिर यानली को सारी बातें बता देता है कि वांग जी वूजियान से मिले और उसके बाद वांग जी का एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुन के यानली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या वांग जी का एक्सीडेंट? वो अब कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? विंग फिर यानली को बोलता है कि वो ठीक है, वो अब होटल वापस आ गए हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से रिकवर होने में 1 सप्ताह लगेगा। यानली जो कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, वो फिर बोलती है, विंग प्लीज़ तुम वांग जी का पूरा ख्याल रखना, ठीक है? विंग भी फिर हाँ कर देता है और फिर रोने लग जाता है। तो यानली बोलती है, क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी ठीक हो जाएंगे। तो विंग बोलता है, सीजिए मैं वांग जी के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं गगा के लिए रो रहा हूँ। गगा ने ऐसा क्यों किया? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांग जी सर उन्हीं को लेके इतने परेशान हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा क्या करूँ कि वांग जी सर का दर्द कम हो जाए। यानली जो कि खुद इस बात को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, परेशान हो जाती है। फिर उन्हें गुस्सा भी आ जाता है और बोलती है, मुझे वूजियान से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं लगा था कि वो वांग जी के साथ ऐसा कर सकता है। वांग जी ने हमेशा उससे इतना प्यार किया है, उसके बावजूद उसने मेरे वांग जी को धोखा दिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो शर्म आ रही है उसे अपना भाई कहने में भी। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी, वो बहुत ही धोखेबाज निकला। विंग जो कि रो रहा होता है, वो फिर बोलता है, नहीं सीजिए प्लीज़, आप गगा को ऐसा मत बोलो, उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। यानली जो कि बहुत गुस्से में होती है, वो फिर बोलती है, विंग तुम बस करो, तुम उसका साइड लेना बंद करो। मुझे वूजियान से ये उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर सकता है। मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रही, मैंने हमेशा उसको सपोर्ट किया है, मैंने हमेशा उसका साथ दिया है, लेकिन बदले में उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, ना अपनी फैमिली के बारे में और ना वांग जी के बारे में। उसने 2 फैमिली की इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा और ना ही वांग जी के प्यार के बारे में सोचा। वो इतना सेल्फिश होगा, मुझे ये कभी नहीं लगा था। मुझे अब उससे पूरी तरीके से नफरत हो गई। अब से वो मेरा भाई नहीं है, मैं उसे अब अपना भाई भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसने मेरे वांग जी के साथ ऐसा किया है। विंग जो कि पहले से परेशान था और यानली की बातें सुन के वो और भी अपसेट हो जाता है। यानली फिर थोड़ी देर चुप रहती है और फिर बोलती है, विंग सॉरी, मुझे ये सब अभी तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। अभी के लिए तुम खुद का ख्याल रखो और वांग जी का ख्याल रखो और जल्दी से तुम यहाँ रिटर्न आ जाओ। मैं नहीं चाहती कि अब तुम वहाँ पे रहो। अगर तुम वहाँ रहे तो वांग जी फिर वूजियान के बारे में सोचते रहेंगे और ऐसे में वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे। तो तुम जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि वांग जी ठीक हो जाए और फिर वांग जी को लेके तुम यहाँ आ जाओ, वरना मैं सीचेन को वहाँ भेज देती हूँ। तो विंग बोलता है, नहीं सीजिए, सीचेन गगा को यहाँ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वांग जी सर का ख्याल रखूँगा और मैं बहुत जल्द उन्हें वहाँ लेके भी आ जाऊँगा। तो यानली बोलती है, ठीक है विंग, अपना और वांग जी का ख्याल रखना। विंग भी फिर हाँ कर देता है। यानली फिर कॉल रख देती है। कॉल रखने के बाद विंग फिर वापस वांग जी के रूम में जाता है तो देखता है वांग जी सो रहे होते हैं। वो वांग जी को सोता हुआ देखता है तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसके होठों पे भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो वांग जी की तरफ ही देखने लग जाता है और फिर जाके वहीं पे बैठ जाता है। वो एक स्टूल लेके वहीं पे वांग जी के बेड के पास ही बैठा रहता है और वो वांग जी के फेस पे देख रहा होता है। ऐसे ही फिर पूरी नाइट निकल जाती है, मॉर्निंग हो जाता है। मॉर्निंग में फिर विंग वहाँ पे जल्दी उठ के उस रूम से बाहर निकल जाता है। वो बाहर जाके पहले अपने आप को फ्रेश करता है और फ्रेश करके
फिर वापस वांग जी के रूम में आ जाता है। वो जब रूम में एंटर करता है तो देखता है वांग जी की नींद खुल गई होती है, वांग जी उठ गए होते हैं, लेकिन वो बेड से उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। विंग ये देखता है, फिर फटाफट वांग जी के पास जाता है और वांग जी के शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है, वांग जी सर प्लीज़ रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं, वांग जी की नज़र विंग पे पड़ते हैं। विंग फिर वापस घबरा जाता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत रखता है और वांग जी को धीरे धीरे उठाता है। वो वांग जी को उठा के बिठा देता है और बोलता है, आपको कुछ चाहिए क्या? वांग जी फिर उसके फेस पे देखते हैं और अपने पैर को नीचे करने लगते हैं। तो विंग बोलता है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? वांग जी उसे कोई जवाब नहीं देते, वो उठ के खड़े हो जाते हैं। विंग फिर उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आपको वॉशरूम में जाना है? वांग जी अब भी उसे कोई जवाब नहीं देते। विंग फिर समझ जाता है कि वांग जी को वॉशरूम में ही जाना है, तो वो फिर खुद ही वांग जी को लेके जाता है। वांग जी को वॉशरूम में छोड़ के फिर वो बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर वहाँ आ जाते हैं, वो आके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। विंग फिर उनकी तरफ देखता है और सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वांग जी कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। विंग फिर उनके फेस पे देखने लगता है और बोलता है, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? वांग जी जो कि उससे कुछ बोल ही नहीं रहे होते, वो भी फिर समझ नहीं पाता। थोड़ी देर वो चुप रहता है और बोलता है, हाँ मैं समझ गया, आप प्लीज़ मेरे साथ आइए। वो फिर से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और वांग जी को सिंक के पास ले जाता है। वो वहाँ पे ले जाके टूथब्रश में फिर पेस्ट डाल के वो वांग जी के लेफ्ट हैंड में पकड़ा देता है और बोलता है, लीजिए आप कोलगेट कर लीजिए जब तक मैं आपका ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। वांग जी उसके फेस पे देख लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। विंग फिर बाहर आ जाता है और वो वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता है। वो फिर से वापस वॉशरूम में चला जाता है। जाके देखता है वांग जी जिसने कोलगेट कर ली होती है, अब वो फेस वॉश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक हाथ से वो फेस वॉश कैसे करें। विंग ये देखता है तो फिर फटाफट उनके पास चला जाता है और बोलता है, सर प्लीज रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं और अपना हाथ आगे कर देते हैं। विंग ये देख के समझ जाता है कि वो मना कर रहे हैं, फिर भी वो हिम्मत करता है और बोलता है, सर आप एक हाथ से फेस वॉश नहीं कर पाएंगे और दूसरे हाथ को आप अभी यूज नहीं कर सकते, प्लीज अभी के लिए मुझे हेल्प करने दीजिए प्लीज सर। वांग जी फिर उसके फेस पे देखने लग जाते हैं। वो फिर बोलता है, प्लीज। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते, तो विंग फिर हिम्मत करता है और वो खुद नल को चालू करके हाथ में फेस वॉश लेके खुद अपने हाथों से ही वांग जी का फेस वॉश करने लगता है। वांग जी जिसे बड़ा ही अजीब लग रहा होता है। विंग का हाथ जब वांग जी के फेस पे पड़ता है तो उन्हें एक अलग सा ही लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। विंग फिर वांग जी का फेस वॉश कर देता है और फिर एक टॉवल से उनके पूरे फेस को ड्राई भी कर देता है। वो फिर वांग जी को वॉशरूम से बाहर लाता है और बेड पे वापस बिठा देता है। जब तक वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी आ गया होता है, विंग उस ब्रेकफास्ट ट्रे को अपने हाथ में लेता है और वांग जी के बेड पे लाके रख देता है। वो खुद वहाँ बैठ जाता है। वांग जी जो कि चुपचाप ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। विंग ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डरा हुआ भी है। उसे डर भी लग रहा होता है कि कब वांग जी उस पर गुस्सा कर जाएंगे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत कर रखी है कि चाहे कुछ भी हो वो तो करके ही रहेगा। वो एक छोटा सा टॉवल लेता है और वांग जी के नेक के अराउंड लगा देता है। वो जब ऐसा कर रहा होता है तो विंग का फेस है ना वांग जी के फेस के बहुत करीब होता है। विंग जी से इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है, वो तो फिर अपने लगन से मन से कर रहा होता है, लेकिन वांग जी फिर अपना सर ऊपर उठा लेते हैं। वांग जी जब ऐसा सर अपना ऊपर उठाते हैं, विंग जिसका हाथ वांग जी के नेक में होता है वो शर्ट के अराउंड उस टॉवल को सेट कर रहा होता है, लेकिन उसे डर भी लग रहा होता है, तो उसके हाथ भी थोड़े कांप रहे होते हैं। वो जब ऐसा करता है तो विंग की फिंगर्स है ना वांग जी के नेक पे भी टच हो रही होती है। वांग जी को जब विंग के फिंगर्स टच होते हैं, वो फिर वापस विंग के फेस पे देखते हैं। विंग जिसकी नजरें नीचे होती है, उसका पूरा ध्यान उस टॉवल को सेट करने में होता है, क्योंकि वो डरा हुआ है इसलिए वो जल्दी कर भी नहीं पा रहा है। उसके हाथ तो बुरी तरीके से सेक कर रहे होते हैं। वांग जी उसके फेस पे ध्यान से देख रहे होते हैं। विंग फिर उस टॉवल को सेट कर देता है और फिर वांग जी के फेस पे देखता है। जब वो वांग जी के फेस पे देखता है तो वांग जी फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। विंग अब उस ट्रे को हाथ में ले लेता है और बोलता है, सर प्लीज ये ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आपको मेडिसिन लेनी है। वांग जी जो कि उससे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। विंग फिर खुद अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वांग जी के सामने निवाला करता है। वांग जी एक नजर उस निवाले पे डालते हैं और फिर विंग के फेस पे डालते हैं। तो विंग बोलता है, प्लीज सर आपको मेडिसिन लेनी है। वांग जी फिर अपना मुंह खोल देते हैं। विंग फिर उन्हें
खिलाने लगता है। उससे थोड़ी खुशी भी महसूस हो रही होती है क्योंकि उसे अच्छा लगता है वांग जी की केयर करना, क्योंकि वो वांग जी को बहुत पसंद करता है बचपन से ही अपने। वो फिर वांग जी को ब्रेकफास्ट करा देता है और उन्हें मेडिसिन भी दे देता है। मेडिसिन देने के बाद फिर वो सामने खड़ा हो जाता है और वांग जी के फेस पे देखने लगता है। वांग जी जिसकी नज़रें विंग के फेस पे जाती है लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलते। जब वांग जी की नज़रें विंग के फेस पे जाती है, उनकी नज़रें जब आपस में टकराती है तो विंग बोलता है, सर आप रेस्ट कीजिए, मैं अभी जाता हूँ। वो इतना बोल के फटाफट वहाँ से निकल जाता है। वो जब बाहर जाता है तो उसकी धड़कनें जो कि बहुत तेज चल रही होती है डर के मारे, वो फिर अपने दिल पे हाथ रख लेता है। इधर वांग जी फिर अपने बेड पे लेट जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उनका दिलो दिमाग अभी काम नहीं कर रहा होता है। वो जब अकेले रह रहे हैं तब तक उनके दिमाग में वूज़ेन की बातें चल रही होती है और उन बातों को याद करके उनकी आंखों से फिर आंसू बह रहे होते हैं। लेकिन जब विंग उनके अराउंड रह रहा है, जब उनके पास रह रहा है, तो वांग जी के दिमाग में वूज़ेन की कोई बातें नहीं आ रही है। ऐसे ही वो दिन भी निकल जाता है, नाइट हो जाती है। नाइट में भी विंग फिर पूरी नाइट वांग जी का ख्याल रखता है। वो बिल्कुल नहीं सोता, पूरी नाइट वहीं बैठा रहता है। नेक्स्ट डे हो जाता है, 3 से 4 दिन निकल जाते हैं। विंग जो कि पूरी तरीके से वांग जी का ख्याल रख रहा होता है, उसे डर भी लग रहा होता है लेकिन फिर भी वो वांग जी का ख्याल रखता है। ऐसे में अब वांग जी जो कि पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं, अब उनके हाथ का दर्द भी ठीक हो गया है और उनके हाथ की पट्टी भी अब उतर चुकी है। अब वांग जी अपने हैंड को यूज़ कर सकते हैं। विंग ये देख के बहुत ही खुश हो जाता है। वो फिर हिम्मत करता है, वांग जी के पास जाता है और बोलता है, वांग जी सर, क्या हम घर जा सकते हैं? मुझे घर जाना है। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। विंग ये देख के खुश हो जाता है कि चलो फाइनली अब वो घर जाएगा। वांग जी फिर टिकट भी बुक करा देते हैं। नेक्स्ट डे की उनकी रिटर्न की फ़्लाइट होती है। नेक्स्ट डे भी हो जाता है, वो लोग फिर फ़्लाइट ले लेते हैं रिटर्न की और अगले दिन वो लोग फिर रिटर्न अपने घर भी आ जाते हैं। वांग जी और विंग जब घर आते हैं, वो सब लोग उनसे मिलते हैं। वांग जी जो कि घर में किसी से नहीं मिलते, किसी से बात नहीं करते, घर वाले उनके सामने आते हैं लेकिन वांग जी फिर चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं। ये देख के लैनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फिर विंग के पास आती है और बोलती है, विंग, वांग जी को क्या हुआ है? तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है क्या? विंग जो कि खुद भी डरा हुआ होता है, वो फिर क्या ही बोले, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो लैनी बोलती है, बोलो विंग, मेरे वांग जी को क्या हुआ है? उसने बात क्यों नहीं की? तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? क्या वांग जी वहाँ वूज़ेन से मिला था क्या? लैनी जो कि नॉन स्टॉप बहुत सारे सवाल कर रही होती है और विंग उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा होता है। यानली जो कि विंग को देख रही होती है और वो समझ रही होती है, वो फिर लैनी के सामने आती है और बोलती है, मॉम, अभी विंग सफ़र से आया, हम इससे बाद में सवाल करेंगे, अभी के लिए इसे थोड़ा फ्रेश होने देते हैं। लैनी भी थोड़ा सोचती है और फिर बोलती है, ठीक है। यानली फिर विंग की तरफ देखती है और बोलती है, विंग, जाओ तुम अपने रूम में जाके फ्रेश हो जाओ। विंग अपनी बहन की तरफ देखने लग जाता है। यानली फिर हमें सर हिलाती है और बोलती है, हाँ तुम जाओ, तुम जाके थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर हम तुमसे बात करेंगे। विंग फिर हाँ करके वांग जी के रूम में जाने लगता है। अब वो जो कि घर आ गए हैं तो वो वांग जी के रूम में रहेगा, वांग जी के साथ रहेगा और उसे वांग जी के रूम में जाने में बहुत ही डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वांग जी के रूम में चला जाता है। वांग जी जो कि अपने रूम में जाके फिर अपने बेड पे बैठे होते हैं, उनका दोनों हाथ बेड को पकड़े हुए रहता है और उनके पैर बेड से नीचे होते हैं, वो चुपचाप बैठे होते हैं। विंग फिर धीरे से उस रूम में एंटर करता है तो उसकी नज़र सामने वांग जी पे पड़ती है। वांग जी जो कि बेड पे बैठे होते हैं, वो भी विंग जब अंदर आता है तो फिर वांग जी भी अपनी नज़र उठा के विंग को देखते हैं। वांग जी जब विंग को देखते हैं तो विंग फिर अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। वांग जी जो कि कुछ नहीं बोलते, अभी वो चुप ही रहते हैं। विंग फिर अंदर चला जाता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। तो वॉशरूम में जाके अपने आप को फ्रेश करता है और फिर बाहर आ जाता है। वो जब बाहर आके देखता है तो फिर वांग जी उस रूम में नहीं नजर आते। विंग वांग जी को वहाँ ना पाके थोड़ा घबरा भी जाता है, लेकिन फिर वो ये सोच लेता है कि वांग जी शायद अपनी फैमिली के पास होंगे। वो फिर काउच पे जाके बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है और बोलता है, अब मैं क्या करूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वूज़ेन गगर ने तो मना कर दिया आने से, मॉम डैड बहुत परेशान है और मैं उन्हें ये बात कैसे बताऊंगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मॉम डैड को जब ये बात पता चलेगी तो उन पे क्या बीतेगी। गॉड, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद यानली फिर विंग के पास आती है। वो
वो विंग के पास आके बैठ जाती है और बोलती है विंग। विंग अपनी बहन को देखता है, फिर उसे हक कर लेता है और बोलता है सीजिए मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ये बात मॉम डैड को कैसे बोलूँगा। यानली फिर उसे हक ब्रेक करती है और बोलती है विंग तुम्हें किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं सबको बता दूंगी। विंग फिर अपनी सीजे की तरफ देखता है और बोलता है बट सीजे गगा की गलती। वो इतना बोलता ही है जब तक यानली गुस्सा हो जाती है और बोलती है विंग मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, अब से तुम वूजियान का साइड नहीं लोगे क्योंकि उसने बहुत गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने वांग जी का दिल तोड़ा है, अपने परिवार की भी फिक्र नहीं की है, उसने 2 परिवार की इज्जत को दांव पे लगा दिया सिर्फ अपने शौक के लिए। वो इतना खुद गर्ज हो सकता है मुझे तो कभी नहीं लगा था। आज से वो मेरा भाई नहीं है विंग, मैं अब उसे अपना भाई नहीं मानती। मेरा अब से सिर्फ एक ही भाई है और वो तुम हो, और अब से तुम ही वांग जी के पार्टनर हो। वूजियान अब वांग जी की जिंदगी में कभी नहीं आएगा, वो आना चाहे तो भी मैं अब आने नहीं दूंगी क्योंकि उसने वांग जी को बहुत बड़ा धोखा दिया है और एक धोखेबाज की कोई जगह नहीं है वांग जी की जिंदगी में। विंग यानली की ये बात सुन के पूरा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है बट सीजिए वांग जी सर गगा को बहुत प्यार करते हैं। तो यानली बोलती है मैं ये जानती हूँ और इसी बात का तो मुझे दुख है कि मेरा वांग जी उस धोखेबाज को इतना प्यार करता है। उससे प्यार नहीं उससे नफरत करनी चाहिए। विंग यानली की बात सुन के फिर चुप हो जाता है, वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। तो यानली बोलती है विंग तुम्हें अब बस इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अब वांग जी के साथ रहना है, तुम्हें अब इस रिश्ते को निभाना है। अब मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम और वांग जी एक हो जाओ। मैं अब ये चाहती हूँ कि वांग जी और तुम एक खुशहाल जिंदगी जियो। तुम दोनों अब इस शादी को एक्सेप्ट करो और अपनी इस शादी को निभाओ और मैं तुम्हारे इसमें साथ दूंगी। यानली की बातें सुन के विंग फिर उसके फेस पे देखने लग जाता है और बोलता है सीजिए। तो यानली स्माइल करती है और बोलती है हाँ विंग मैं अब ऐसा ही चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वांग जी के लिए तुम ही सही हो, वांग जी को तुम ही सच्चा प्यार दे सकते हो। वांग जी ने वूजियान से प्यार किया, ये उनकी गलती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम वांग जी से प्यार करो। तुम वांग जी को वो प्यार दो जो वो वूजियान से चाहते थे। वूजियान तो धोखेबाज निकला, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम वांग जी के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने रिश्ते को निभाओ। तुम ऐसा करोगे ना विंग? विंग यानली की बातें सुन के फिर कंफ्यूज हो जाता है, उसे फिर कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए चुप रहता है। यानली फिर विंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है विंग देखो तुम्हारी शादी वांग जी से हो गई है ना, शायद यही किस्मत को मंजूर था, किस्मत ऐसा ही चाहती थी, इसीलिए तो तुम्हारी शादी वांग जी से हुई। तो अब जब किस्मत ने तुम दोनों की शादी करा दी है तो तुम भी किस्मत का लिखा मान के इस शादी को निभाओ। तुम अब वांग जी के दिल में अपने लिए प्यार पैदा करो, तुम उनके दिल में अपने लिए जगह बना लो, क्योंकि इसी में 2 परिवारों की भी भलाई है और तुम दोनों की भी। मैं चाहती हूँ कि मेरा वांग जी खुश रहे, तो प्लीज़ विंग तुम ये करो, प्लीज़ तुम वांग जी का ख्याल रखो, उनके साथ रह के इस रिश्ते को निभाओ। तुम ऐसा करोगे ना? विंग यानली के फेस पे देखने लग जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। तो यानली बोलती है बोलो ना विंग तुम ऐसा करोगे प्लीज़? विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। यानली फिर खुश हो जाती है, उसे हक कर लेती है। वो थोड़ी देर तक ऐसे ही हक किए रहती है, फिर हक ब्रेक करके बोलती है थैंक यू विंग, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वांग जी अब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वांग जी की ज़िंदगी में अब तुम आ जाओगे और तुमसे अच्छा पार्टनर वांग जी को कोई मिल भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई सबसे प्यारा है, इस सब का ख्याल रखता है और सबसे बहुत प्यार भी करता है। यानली की बात सुन के विंग भी एक छोटी सी स्माइल करता है। यानली फिर विंग के फोrehead पे किस कर देती है और बोलती है ठीक है अभी तो मैं जाती हूँ और तुम घर वालों की टेंशन मत लेना, मैं घर वालों को सब बात बता दूंगी, तुम्हें किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। विंग भी फिर हाँ कर देता है। यानली फिर उठ के वहाँ से चली जाती। यानली बाहर जाके फिर लैनी को सारी बातें बता देती है। लैनी ये बातें सुन के फिर शॉक्ड हो जाती है, उसे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वूजियान ने ऐसा किया। यानली फिर लैनी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मॉम प्लीज़ आप खुद को परेशान मत कीजिए, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। लैनी जिसकी आंखों में आंसू होता है वो फिर यानली की तरफ देखती है और बोलती है वूजियान ने मेरे वांग जी के साथ ऐसा किया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वांग जी तो उसे इतना प्यार करता था और वो भी तो वांग जी को प्यार करता था, फिर अचानक
वो ऐसा कैसे कर सकता है यानली? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वूजियान ने ये किया है। यानली जिसकी खुद की आंखों में भी आंसू होता है, वो फिर लैनी को हक कर लेती है और बोलती है, मुझे पता है मॉम, मुझे भी ये सुन के बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब यही सच है। वूजियान बहुत धोखेबाज है, उसने हमारे वांगजी को धोखा दिया है और इस धोखे के लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसने बहुत गलत किया है। लैनी फिर उसे हक ब्रेक कर लेती है और बोलती है, लेकिन वांगजी मेरा टूट गया होगा ना, वो खुद को कैसे संभालेगा? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है यानली, क्योंकि वो तो अपनी जान दे देगा। वो वूजियान से पागलों की तरह प्यार करता है। यानली फिर लैनी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वांगजी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वांगजी के साथ विंग है ना, विंग वांगजी का ख्याल रखेगा। लैनी फिर यानली की तरफ देखती है और बोलती है, विंग? यानली फिर हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, हाँ मॉम, विंग है ना, विंग वांगजी को संभाल लेगा, मुझे पूरा यकीन है। विंग के रहते हुए वांगजी को कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है मेरे विंग पे, वो वांगजी को कुछ भी होने नहीं देगा। देख लेना मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी विंग और वांगजी की तो शादी हो गई है ना, हम उन दोनों को समझा देंगे कि वो अब अपने इस रिश्ते को निभाए। और मेरा यकीन मानिए मॉम, विंग वूजियान जैसा बिल्कुल नहीं है, वो वूजियान से बिल्कुल अलग है। लैनी फिर हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वांगजी विंग को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यानली बोलती है, मुझे पता है मॉम, ये मुश्किल होगा, लेकिन ये नामुमकिन तो नहीं है ना। हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो वांगजी विंग को एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे भी उन दोनों की शादी तो हो गई है, हमें बस वांगजी को प्यार से समझाना होगा और मुझे पूरा यकीन है वांगजी इस बात को समझ जाएंगे। लैनी भी फिर हाँ कर देती है। यानली फिर खुश हो जाती है और बोलती है, मॉम आप खुद को परेशान मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैनी फिर हाँ में सर हिलाती है। दूसरी तरफ विंग जो कि वांगजी के रूम में बैठा होता है और ये सब बातें सोच रहा होता है जो अभी अभी यानली ने कही होती है, वो उन्हीं बातों को सोच रहा होता है। वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, वांगजी सर ऐसे कहाँ चले गए? विंग जी से वांगजी की थोड़ी टेंशन हो रही होती है। वो फिर उस रूम से बाहर निकल आता है और वांगजी को देखने लगता है। वो लॉन में आके भी देखता है तो वांगजी उसे कहीं नज़र नहीं आते। वो वांगजी को घर में नहीं पाता है तो फिर वापस अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ लैनी और यानली भी फिर वांगजी से मिलने के लिए आते हैं। वो भी वांगजी के रूम में देखते हैं तो वांगजी वहाँ नज़र नहीं आते। वो फिर विंग से पूछते हैं तो विंग भी बोलता है कि उसने नहीं देखा। ये बात सुन के वो दोनों परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, वांगजी ऐसे कहाँ चले गए? लैनी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है वांगजी को घर में ना पाके, तो यानली बोलती है, मॉम प्लीज़ आप परेशान मत होइए, मैं सिचेन को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, शायद वो ऑफिस चला गया हो। लैनी फिर हाँ कर देती है। यानली फिर सिचेन को कॉल लगाती है और पूछती है तो सिचेन बोलते हैं, नहीं वांगजी तो यहाँ नहीं आया है। सिचेन की बात सुन के अब यानली भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो सिचेन पूछते हैं, क्या बात है यानली? यानली फिर सिचेन को सारी बात बता देती है। सिचेन ये सारी बातें सुन के वो भी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या? तो यानली बोलती है, हाँ, और वांगजी जब घर आया है वो घर से कहीं चला गया है, वो घर में नहीं है। तो सिचेन बोलते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं घर ही आ रहा हूँ। यानली फिर हाँ करके फ़ोन रख देती है। ऐसे ही फिर शाम हो जाता है। शाम तक वांगजी घर नहीं आए होते और इस बात को लेके घर में सब परेशान होते हैं। सिचेन भी घर पहुंच जाते हैं और वो पूछते हैं तो यानली बोलती है, वांगजी घर पे नहीं है। सिचेन फिर बहुत परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं बाहर जाके देखता हूँ, मैं पता करता हूँ। यानली फिर हाँ कर देती है। सिचेन जब घर से बाहर निकलने वाले होते हैं जब तक वांगजी फिर घर में एंटर करते हैं। वांगजी को देख के सिचेन फिर एक स्माइल करते हैं, दौड़ के वांगजी को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, वांगजी तुम कहाँ चले गए थे भाई? वांगजी सिचेन को कोई जवाब नहीं देते। सिचेन फिर हक ब्रेक करते और बोलते, तुम कहाँ चले गए थे घर आते ही? वांगजी सिचेन के फेस पे देखते और बोलते, कुछ काम था भाई। सिचेन अभी ज़्यादा सवाल नहीं पूछते और हाँ में सर हिला देते हैं। वांगजी फिर वहाँ से जाने लगते हैं। सिचेन भी उन्हें नहीं रोकते क्योंकि वांगजी थोड़े परेशान दिख रहे होते हैं। वांगजी फिर अपने रूम में जाते हैं। विंग जो कि वांगजी को लेके ही सोच रहा था, वो फिर वांगजी को देख के उठ के खड़ा हो जाता है। वांगजी फिर उसके पास जाते हैं और उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं। विंग ये देखता है फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो फिर अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। वांगजी उसके सामने एक पेपर रखते हैं और बोलते हैं, इस पे साइन करो।
विंग वांगजी की आवाज़ सुन के फिर वांगजी के फेस पे देखता है। वांगजी जिसकी नज़र उस पेपर पे होती है, विंग भी फिर उस पेपर की तरफ देखता है और बोलता है ये क्या है। वांगजी वो पेपर उसके आगे कर देते हैं और कुछ नहीं बोलते। विंग उस पेपर को हाथ में ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है। वांगजी जो कि विंग को डिवोर्स पेपर दिए होते हैं, विंग ये देख के बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है डिवोर्स पेपर। वांगजी विंग को एक पेन देते हैं और बोलते हैं इस पे साइन करो तुम। विंग ये सुन के जो कि बहुत हैरान है, बहुत शॉक्ड है, वो फिर शॉक्डली वांगजी के फेस पे देखने लग जाता है। वांगजी भी उसके फेस पे देख रहे होते हैं और देखते देखते में बोलते हैं मैंने बोला इस पे साइन करो राइट नाउ। विंग वांगजी की बात सुन के फिर डर जाता है। वो फिर फटाफट वो पेन ले लेता है और उस पेपर पे फिर साइन कर देता है। वांगजी फिर उसके हाथ से वो पेपर ले लेते हैं और फिर कुछ नहीं बोलते और वो वहाँ से चले जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई नो आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे कि इस पार्ट में हम लोगों को विंग और वांगजी की तो कुछ देखने को ही नहीं मिला स्टोरी। क्या करूँ, इस पार्ट में विंग और बुजियान के फ्लैशबैक को दिखाना था, इस वजह से फिर वांगजी और विंग की स्टोरी को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन नेक्स्ट के 2 पार्ट जो होंगे, अब जो लास्ट 2 पार्ट आएंगे इस स्टोरी के, तो उसमें फिर विंग और वांगजी की ही स्टोरी चलेगी और फिर हमें पता भी चलेगा कि वांगजी आखिर चाहते क्या है। क्या वो विंग से अपने इस रिश्ते को तोड़ देंगे या फिर उस रिश्ते को एक मौका देंगे, अपनी इस शादी को निभाएंगे? ये सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना होगा। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर स्टोरी लाइन पसंद आ रही है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर दीजिएगा ताकि वो भी सुन सके। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे प्यार के इम्तिहान के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।